तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ग किंग के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाओ इंपीरियल सिटी में पहुंच चुका है। इंपीरियल सिटी में पहुंचने के बाद मोटू उसे एक ब्रोथल के बारे में बता रहा था। वो उसे कहता है वहाँ पर सबसे बेहतरीन लड़कियां मिलती हैं। शुंजी उसे कहता है मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट की स्टडी करने के लिए आया हूँ, ना कि यहाँ पर लड़कियां देखने के लिए, इसलिए तुम मुझे इस बारे में तो ना ही बताओ। तो लोरेन उसे कहती है तुम लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या अच्छा मिलता है। मोटू भी उसकी बात सुनने के बाद कहता है नहीं नहीं, हम लोग तो यहाँ पर किसी बारे में बात नहीं कर रहे थे। साथ ही मोटू उन लोगों से कहता है अच्छा ठीक है चलो वहाँ पर देखो, मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। जहाँ पर हमेशा फाइट होती रहती है। अक्सर यहाँ पर लोग आते हैं और आपस में एक दूसरे को चैलेंज करके फाइट करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पैसों के लेन देन की वजह से फाइट करते हैं, कुछ लोग प्राइड की वजह से फाइट करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर लड़कियों की वजह से फाइट करते हैं। आज भी यहाँ पर एक फाइट हो रही है और इनमें से एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। तो फिर साथ ही लोरेन उसे सामने की तरफ इशारा करते हुए कहती है वो सामने स्टैचू किसका है, वो तो बड़ा ही कमाल का स्टैचू लग रहा है। तो मोटू उसे बताता है कि ये स्टैचू ब्लड वू का है, इसको ब्लड वू कहते हैं। ये हमारे क्लाउड सिटी का एक बहुत ही पावरफुल चैनल है। इंपीरियल सिटी में इससे ज्यादा पावरफुल चैनल हमने नहीं देखा। लोरेन उसे कहती है मैंने भी इस चैनल के बारे में सुना हुआ है, मैंने सुना है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और साथ ही ये बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। लड़कियां तो इसके ऊपर मरती हैं। तो उसे कहता हाँ क्यों नहीं, लड़कियां इसके ऊपर मरती हैं लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता। फिर लड़कियां इसके ऊपर कहाँ से मरेंगी क्योंकि जिसे कभी किसी ने देखा ही नहीं। ये इस वक्त सिटी में रह रहा है। ये लोग चलते हुए फिर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये लोग आगे की तरफ बढ़े होते हैं, उसी वक्त एक लड़का अपने बड़े से बीस्ट के ऊपर बैठा वहाँ पर से गुजर रहा होता है और उन चिल्लाकर उनसे कहता है मेरे रास्ते से हटो। लोरेन अपने घोड़े के ऊपर उसके सामने होती है और उसका बीस्ट उसके पीछे आकर रोर करता है। तो हमारा शुंजी जल्दी से जाम करते हुए लोरेन को कैच करते हुए साइड के ऊपर हटाता है और उसे बचा लेता है। अब वो बीस्ट वहाँ पर उनके घोड़े के ऊपर से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। ये सारे भी कैम्सिस फैमिली के डिसाइपल्स ही हैं। तो ये लोग एक स्पेशल फैमिली है जिसका नाम ली फैमिली है। तो वो लड़का चिल्लाकर कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माउंट के सामने आने की, क्या तुम मरना चाहती हो, तुम्हें मरने के लिए और कोई जगह नहीं मिली, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तुम मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो। शुंजी उसे कहता है मुझे यहाँ पर एक अंधा इंसान दिखाई दे रहा है जो कि अपने जानवर को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सका, जिसकी वजह से उसने मेरी इस छोटी लड़की की दोस्त के ऊपर अटैक कर दिया। ऊपर से वो अब हमारे पर ये सारा इल्जाम लगा रहा है, हमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। कि वो गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो। तुम्हारा शुंजी से कहता है जाहिर सी बात मैं तुम्हारी कमीने की बात कर रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद वो जल्दी से अपने बीच से कहता है और उसका बीच अपना बड़ा सा मुंह खोलकर हमारे शुंजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा शुंजी अपने हाथ में अपनी पावर को गैदर करता है और अपने हाथ को सामने की तरफ करता है। तो एक ही हाथ के साथ वो उसके माउंट को वहीं पर रोक लेता है, जिसकी वजह से उसका बड़ा सा टाइगर पीछे की तरफ गिर जाता है। वो लड़का जो कि उसके ऊपर बैठा होता है इवियान ली, वो भी पीछे की तरफ गिर जाता है। वो मुंह के बल ग्राउंड के ऊपर गिरता है, चिल्लाकर उसे कहता है हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे माउंट के ऊपर अटैक करने की और मुझे नीचे गिराने की। वो अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से चारों तरफ से घेर लो, इस लड़के को जाने मत देना। तो उसके साथ ही जल्दी से भागते हुए हमारे शुंजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लोग हमारे शुंजी को घेर लेते हैं। उसी वक्त मोटू को दिखाते हैं। मोटू दूसरी तरफ अपने घोड़े को पार्क कर रहा होता है। उसे सुनाई देता है कि साइड के ऊपर से काफी सारी शोर की आवाज आ रही होती है। वो देखता है क्या वहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो चुकी होती है। वो सारे लोग जहाँ पर तमाशा देखने के लिए आए होते हैं। तो सभी लोग कह रहे होते हैं चलो देखते हैं यहाँ पर आज मजा आने वाला है। किसकी हिम्मत हुई जिसने मास्टर ली को यहाँ पर ऑफेंड किया है। ये लड़का यहाँ पर नया आया है और नया आने वाले लड़के ने मास्टर ली को गुस्सा दिला दिया है। इस लड़के के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है, जबकि मास्टर जैंग के हमारा मोटू वो पीछे रह जाता है, उस बेचारे से आगे नहीं आया जाता। तो वो लड़के जिन्होंने हमारे शुंजी को घेरा हुआ था वो से कहते हैं लड़के क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि तुमने यहाँ पर किसको ऑफेंड किया है। इसका नाम हुलर ली है और ये ली फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है और इवियान ली का छोटा भाई है। ली फैमिली इंपीरियल सिटी की 5 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को इतनी आसानी से बुली कर सकते हो और उसके बाद तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो। तो लड़के भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। हमारा शुंजी उनसे कहता है मैंने कभी किसी हुलर ली के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना और ना ही मैंने कभी ली फैमिली के बारे में सुना है। बस इतना बताया कि यहाँ पर एक बिगड़ा हुआ लड़का है जिसने मेरी दोस्त के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। तो अब मैं उसे यहाँ पर सबक सिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर उसे बताऊंगा कि कैसे अपने माउंट को तमीज के साथ रास्ते के ऊपर लेकर चला जाता है। तो हुलर ली भी उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है लगता है कि तुम इंपीरियल सिटी में नए आए हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे लेसन सिखाने के बारे में बात कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे कोई सबक सिखा सकते हो। तो साथ ही हमारे शुंजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है आज तुम्हें यहाँ पर पता चल जाएगा कि इस इंपीरियल सिटी का बॉस कौन है और उसके बाद तुम हमेशा मेरे सामने अपना सर झुकाकर गुजरा करोगे। मैं यहाँ पर सभी लोगों के सामने तुम्हें मार भी डालता हूँ, तब भी यहाँ पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़कर मुझे रोक सके या फिर मुझे कुछ कह सके। शुंजी से कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो क्यों ना आगे बढ़कर कोशिश करके देखो। मास्टर ली और भी गुस्सा होता है और कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, तो लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करना ही पड़ेगा। वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। उसके पास जो मार्शल स्पिरिट होती है वो टाइगर मार्शल स्पिरिट होती है। वो अपने पंजे को टाइगर क्लब बनाकर उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चलो अब जल्दी से मर जाओ। जैसे ही वो उसके पर अटैक करता है हमारा शुंजी उसके बाजू से उसको पकड़ लेता है। फिर साथ ही वो अपने दूसरे हाथ में पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पाम मारता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है। हुलर ली उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है और दीवार भी टूट जाती है। वो इस वजह से यंग मास्टर ली बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, जबकि
लॉरेन वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है मेरा ब्रदर काफी ज्यादा अमेजिंग है। यंग मास्टर ली मार खाने के बाद कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरे पर अटैक करने की। वो अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इसको मार डालो। जैसे वो लड़के उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, यहीं पर एक और लड़का आ जाता है। वो लड़का वहाँ पर आती है उन सभी लोगों से कहता है सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, तुम सभी लोगों की हिम्मत कैसे हुई इंपीरियल सिटी के डाउनटाउन में आकर यहाँ पर मुश्किल क्रिएट करने की। कौन है यहाँ पर? तुम लोग नहीं चाहते कि मैं जाकर एल्डर टाई को इस बारे में बताऊं और तुम्हें सजा मिले, तो तुम चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। वो लड़के जल्दी से उसे कहते हैं सीनियर जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम पूरे टाइम पर आए हो। इस लड़के ने हमारे जंग मास्टर जी के ऊपर अटैक किया है, इसने मास्टर ली को यहाँ पर जख्मी कर दिया। आगे के सारे लड़के भी उसे कहते हैं हाँ इसे जल्दी से सजा दो, इसने हमारे जंग मास्टर के ऊपर अटैक किया है। लड़का जिसका नाम सीनियर जी है वो हमारे जुंजी की तरफ देखता है और उसे कहता है लड़के मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम बताओ कि तुम हो कौन? तुमने यहाँ पर कैम्सिस फैमिली को प्रवोक करने की कोशिश की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर कैम्सिस फैमिली के घर में कैम्सिस फैमिली वालों को ही तंग कर रहे हो? हमारी लॉरेन जो कि जुंजी के पीछे छुपी होती है वो उसे कहती है हम लोग भी कैम्सिस फैमिली से हैं, तुम यहाँ पर क्यों कह रहे हो कि हम लोग कैम्सिस फैमिली से नहीं है? वो कहता है अच्छा ऐसा क्या? ठीक है सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं देखो जरा इन लोगों की हरकतें तो देखो, ये लोग दिन में सपने देख रहे हैं, इन्हें लगता है कि ये इस तरह की एक बड़ी फैमिली को ज्वाइन करने के लायक है, ये कैम्सिस फैमिली के मेंबर बनना चाहते हैं। तो मोटू जो कि अभी भीड़ के पीछे होता है वो वहाँ पर उन सभी के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा था और फाइनली वो उन सभी को धक्के देता हुआ बीच में से बाहर निकलता और चिल्लाकर कहता है सभी लोग मेरे रास्ते से दूर हटो। तो वो लड़का जो बाद में आया था यानी कि सीनियर जी वो हमारे जैंग की तरफ देखता है और उसे कहता है सीनियर जैंग तुम यहाँ पर कब आए? तो मोटू उसके पास ही आकर खड़ा हो जाता है और कहता है शुक्र है कि मैं यहाँ पर इस भीड़ के नीचे से बाहर निकल आया, वरना ये लोग तो यहाँ पर मेरे नए दोस्त के साथ पता नहीं क्या करते। तभी से चिल्लाकर कहता है तुम सभी कमीने कैम्सिस फैमिली के मेंबर्स हो लेकिन यहाँ पर तुम लोग हमेशा रूल्स को तोड़ते रहते हो, तुम्हें सजा देनी चाहिए। मास्टर लियू से कहता है सीनियर जैंग प्लीज यहाँ पर आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए, आपको इस लड़के को सजा देनी चाहिए, इस लड़के ने मेरे साथ गलत किया है। तो मोटू उन लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ पर इस लड़के के साथ कुछ ज्यादा ही रूडली बिहेव कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि ये लड़का कौन है? ये हमारा न्यू कोर डिसाइपल है, मास्टर जैन जैंग ने खुद इसे अपना कोर डिसाइपल बनाया है। वो सभी लोग वहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम लोगों ने इस बारे में तो सुना है कि कैम्सिस फैमिली ने अपने 9th कोर डिसाइपल को चूज कर लिया है, लेकिन उसने किसी भी किस्म के टेस्ट को नहीं दिया, कहीं वाकई में यही वो लड़का तो नहीं है? कि मास्टर ली यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अनलकी है क्योंकि वो एक कोर डिसाइपल के साथ फाइट करके जीत नहीं सकता और ना ही वो एक कोर डिसाइपल को ऑफेंड कर सकता है। फिर साथ ही ये सभी लोग जो कि पहले यहाँ पर मैच को एंजॉय कर रहे थे अब ये सभी लोग कह रहे होते हैं यंग मास्टर हमेशा यहाँ पर सभी को बुली करता है, इसके साथ बहुत ही अच्छा हुआ, ये लड़का इसको अच्छा सबक सिखाएगा। मास्टर जैंग चिल्लाकर उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, यहाँ से चले जाओ, तुम सभी लोग यहाँ पर जलती हुई के ऊपर तेल छिड़कने का काम कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर इनको प्रवोक कर रहे हो। साथ ही मोटू चिल्लाकर जंग मास्टर ली से कहता है ली चलो जल्दी से आगे बढ़ो और अपने सीनियर ब्रदर से माफी मांगो। आगे बढ़ता है माया जुंजी से कहता है सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे माफ करना, तुम नए कोर डिसाइपल हो, मुझे इस बारे में नहीं पता था, प्लीज मुझे माफ कर देना और फ्यूचर में हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मास्टर लियो से कहता है क्योंकि यहाँ पर मुझसे गलती हुई है तो माफी मांगने के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक कप चाय पिलाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ होटल में चलोगे? मास्टर जैंग उसे कहता है अब बस बहुत हो गया, तुम लोग कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर चाय के कप की जरूरत नहीं है। ये भी उनसे कहते हैं हम सभी लोग एक दूसरे के दोस्त हैं क्योंकि हम सभी लोग यहीं पर कैम्सिस फैमिली के डिसाइपल्स हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए। हम सभी लोगों से कहता है चलो ठीक है तमाशा खत्म हो गया, सभी लोग यहाँ से चले जाओ। मास्टर ली हमारे जुंजी से कहता है प्लीज इस बात को याद रखना, मेरे साथ हमेशा अच्छे से पेश आना जब भी तुम दोबारा मुझसे मिलोगे। और वो हमारे जुंजी को गुड बाय बोलने के बाद अपने साथियों को वहाँ से लेकर चला जाता है। उनके चले जाने के बाद मास्टर जी हमारे जुंजी को अपने बारे में बताता है, वो उसे कहता है मेरा नाम जॉय जी है और मैं तुम्हारी तरह मास्टर जैन जैंग का एक डिसाइपल हूँ। मुझे लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा थके होगे, तुम काफी लंबा सफर करके यहाँ पर आए हो। साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट जो कि एक बड़ा सा पंछी होता है उसको वहाँ पर एक्टिवेट करता है, तो वो बड़ा सा पंछी उनके सामने आ जाता है। वो उनसे कहता है चलो मैं तुम्हें राइड देता हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे बेस तक छोड़ाता हूँ। लॉरेन उस बड़े से पंछी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और जुंजी के पीछे छुप जाती है। तो जुंजी उसे कहता है तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये तो इसकी मास्टर स्पिरिट है, अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज किया और इसी को ये माउंट बनाकर हमारे अपने साथ राइड देगा। फिर ये सभी लोग जल्दी से उस बड़े से पंछी के ऊपर बैठ जाते हैं और उनका पंछी वहाँ से उड़ना स्टार्ट करता है। यहीं पर रास्ते में हमारा जॉय जी उनको सारी डिटेल्स बताता है। वो उनसे कहता है कि इंपीरियल सिटी को यहाँ पर 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, इसके 3 टाउन है और साथ में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे इंपीरियल टाउन कहा जाता है। इसके टोटल 3 टाउन है जिसमें एक आउटर टाउन है, एक इनर टाउन है और साथ में एक इंपीरियल टाउन है। और अभी अभी हम लोग जहाँ से आए हैं उसे आउटर टाउन कहते हैं। वो उनसे कहता है जैसे हम लोग यहाँ पर इस गेट को पार करेंगे तो इसके बाद हम लोग इनर टाउन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर इस इनर टाउन में 5 बड़ी मार्शल आर्ट्स फैमिलीज में से सभी कल्टिवेटर्स यहाँ पर आते हैं। सभी कल्टिवेटर्स यहाँ पर आकर एक दूसरे से मिलते भी हैं। इंपीरियल फैमिली के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जो रूल्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आउटर टाउन और डाउन टाउन दोनों के मुकाबले में यहाँ के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। साथ ही मैंने कहता है क्या तुम्हें नॉर्थ की तरफ वहाँ पर एक गोल्डन बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो गोल्डन बिल्डिंग उसे क्लाउड पैलेस कहते हैं। वो अपने बड़े से पंछी को लेकर माउंटेन्स की तरफ चला जाता है। वो कहता है तो हमारा जो कैम्सिस फैमिली का बेस है वो इस तरफ है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। हम लोग इस वक्त अपने मार्शल आर्ट स्क्वायर पर पहुँचने वाले हैं। मार्शल आर्ट स्क्वायर में वहाँ पर लैंड करता है। जैसे वो लोग वहाँ पर लैंड करते हैं और उन लोगों से कहता है तुम लोगों को वेलकम करता हूँ, तुम लोग हमारे मार्शल आर्ट स्क्वायर में पहली बार आए हो। लेकिन हमारा जुंजी और लॉरेन वहाँ पर उल्टी कर रहे होते हैं, यानी कि उन्हें वो राइड बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो
मोटू हमारे जुंजी से कहता है हमारी कैंपसिस फैमिली में बहुत सारे रिचेस रिसोर्सेज हैं और यहाँ पर सबसे बेस्ट टैलेंट के लड़के आते हैं, इस वजह से यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। जुंजी वहाँ पर सामने की तरफ देखता है, वहाँ पर जितने डिसाइपल्स होते हैं वो सारे के सारे गैदरिंग ग्राम के तीसरे चौथे पांचवें छठे लेवल पर होते हैं, यानी कि वो सारे जीनियस हैं। और यहीं पर इन सभी लोगों में शुइकियान का भी दिखाया जाता है। शुइकियान वहाँ पर एक लड़के के साथ होती है, वो साइड के ऊपर देखती है जुंजी की तरफ, लेकिन साथ ही वो फिर से मुस्कुराना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि जुंजी यहाँ पर आया है। शुइकियान भी यहाँ पर इंपीरियल फैमिली में है। तो यहाँ पर हम लोग इस एपिसोड को खत्म करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शुइकियान यहाँ पर क्या कर रही है। हमारा जुंजी क्या यहाँ पर आसानी के साथ एक कोड डिसाइपल बन पाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी सीनियर ब्रदर जोई जी के साथ उसके बड़े से पंची के ऊपर बैठकर चलर्ड स्क्वायर की तरफ आता है, जहाँ पर हमारी छोटी शुइकियान को भी दिखाते हैं। शुइकियान वहाँ पर एक दूसरे लड़के के साथ होती है और वो वहाँ पर उसके साथ आगे की तरफ गुजर जाती है। हमारा जुंजी अपने दोस्तों के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। आगे मोटू होता है, वो उन लोगों को बता रही होती है कि यहाँ पर कैंपसिस फैमिली के सभी लोग हैं। सामने देख रहे हो ये सारे कैंपसिस फैमिली के लोग हैं। ये सभी की कल्टिवेशन की तरफ देख रहा होता है और कहता है इन सभी की कल्टिवेशन तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। एक बंदा चिल्लाकर उनसे कहता है सभी लोग साइड के ऊपर हो जाओ, कैंपसिस फैमिली की सबसे प्यारी को लड़कियां यहाँ पर आ रही हैं। उन लड़कियों को कैंपसिस फ्लावर कहा जाता है। वो लोग वहाँ पर एक बड़ी सी पालनी में आ रही होती हैं। बाकी के सभी लोग वहाँ पर जल्दी से साइड के ऊपर हो जाते हैं, लेकिन सभी की नजरें उन्हीं की तरफ होती हैं। वो सभी लोग उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। सभी लोग कहते हैं ये लोग तो वाकई में हमारे इंपीरियल सिटी की सबसे ब्यूटीफुल लड़कियां हैं। हमारी लॉरेंस यहाँ पर मोटू से पूछती है अंकल जैंग क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगे, कैंपसिस फ्लावर इस बात का क्या मतलब है। मोटू से कहता है कैंपसिस फ्लावर का मतलब यह है कि ये दो खूबसूरत लड़कियां हैं। जहाँ पर हमारी कैंपसिस फैमिली में दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां, उन्हीं को कैंपसिस फ्लावर कहा जाता है। मोटू उनको बताता है कि जो साइड के ऊपर जो रेड कलर की ड्रेस पहने हुए लड़की है उसका नाम फिनिक्स हुआ है। हमारे कैंपसिस फैमिली की जो मास्टर है उसकी बेटी है और वो एक कोड डिसाइपल भी है। और उसके साथ जो दूसरी लड़की है उसका नाम फ्रोस्ट स्नो है। स्नो जब से एक छोटी बच्ची थी वो तभी से यहीं पर कैंपसिस फैमिली में है। वो कैंपसिस फैमिली में यहाँ पर अपनी स्पेशल मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर रही है। और ये लड़की भी वाकई में बहुत ज्यादा हाईली गिफ्टेड है। स्नो को भी कुछ अर्सा पहले हमारी कैंपसिस फैमिली में ऑफिशियली चूज किया गया है। इससे पहले जो हमारी फैमिली का मेंबर नहीं थी। फैंग इन दोनों लड़कियों को जानता था। वो दोनों लड़कियों की सीडान जब इनके सामने से गुजरती है, फिनिक्स हुआ उसकी तरफ देखती है और कहती है फैंग तुम वापस आ गए, मैंने तुम्हें काफी दिनों के बाद देखा है। स्नो वहाँ पर अपने चेहरे को कवर कर रही होती है और कहती है फेलो डिसाइपल्स हमारे चेहरे को देख रहे हैं, हमें अपने चेहरे को कवर करना होगा। साथ ही स्नो की नजर हमारे जुंजी के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर हमारी शुइकियान को दिखाते हैं। शुइकियान और उसके साथ उसका जो दोस्त होता है, ये लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ बुरा तो जरूर करने वाले हैं। शुइकियान कहती है इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ पर होते हुए अपने आप को सबसे खूबसूरत लड़की कह रही है। इन्हें क्या लगता है कि इंपीरियल सिटी में ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। तो उसके साथ उसका जो दोस्त होता है वो उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं है, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। अब देखो जरा मैं इनके साथ क्या करता हूँ। वो साथ ही वहाँ पर चुटकी बजाता है। जैसे वो चुटकी बजाता है तो लड़कियों की सीडान के आगे जो घोड़ा लगा होता है वो आगे आगे चल रहा होता है। उसके पाँव के नीचे कुछ आ जाता है, कुछ स्लाइमी सा, जिसकी वजह से उसका पाँव फिसल जाता है और सीडान उलट जाती है। सीडान के उलटने की वजह से स्नो के साथ टकराती है और स्नो सीडान के अंदर से बाहर की तरफ गिरती है। और वो बाहर की तरफ जब गिरती है तो हमारे जुंजी के ऊपर गिरती है, जुंजी उसके नीचे होता है। उन दोनों के होंठ एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो दोनों वहाँ पर ब्लश करना शुरू कर देते हैं। तो फिनिक्स हुआ वहाँ पर बहुत सा घबरा जाती है और कहती है अब तुझे मेरे पर बहुत सा गुस्सा करने वाली है क्योंकि मेरी वजह से वहाँ पर नीचे गिरी है। बाकी के सभी देखने वाले लड़के स्पेशली हमारा मास्टर जैंग और उसके साथ जोइशी वो दोनों ही सोच रहे होते हैं काश ये हम लोग इसकी जगह के ऊपर होते, हम लोग यहाँ पर खड़े होते और ये हमारे ऊपर गिरती। लेकिन अफसोस हमारी जगह के ऊपर जुंजी है जो तो बहुत ज्यादा लकी है। जबकि स्नो अभी भी वहाँ पर शर्मा रही होती है। उसके साथ जो फिनिक्स हुआ होती है वो उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, ये सारी की सारी मेरी गलती है। वो गुस्सा होने की बजाय उसे कहती है ये वाकई में तुम्हारी गलती है, तुम्ही ने मुझे इस तरह की ड्रेसिंग करने के लिए कहा था। अब देखो जरा मैं इस ड्रेस में यहाँ पर नीचे गिर गई हूँ। तो जब वो उस फिनिक्स हुआ के पर गुस्सा आ रही होती है हमारा जुंजी उसे कहता है मिस मेरी बात सुनो, तुम कब तक यहाँ पर मेरे ऊपर इसी तरह बैठी रहने वाली हो। वो ये बात सुनते ही जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और साथ ही बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। इसे हमारा नेक्स्ट सीन कैंपसिस फैमिली के मेन हॉल के बाहर का दिखाया जाता है। मेन हॉल के बाहर यंग मास्टर ली अपनी कुर्सी लगाकर बैठा होता है। उसके साथ उसकी फैमिली के कुछ और मेंबर्स भी होते हैं। रूलिंग ली अपने बड़े भाई से कहता है ब्रदर यही वो लड़का है, इसी लड़के के साथ वहाँ पर बाजार में मेरी फाइट हुई थी। यही वो लड़का है जिसको मास्टर ने अपना डायरेक्टली कोड डिसाइपल एक्सेप्ट किया है। जो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है उसका नाम इवियान ली है और वो ली फैमिली का फर्स्ट यंग मास्टर है। बाजार में जिस लड़के के साथ हमारे जुंजी की बहस हुई थी वो सेकंड यंग मास्टर, उसका नाम रूलिंग ली है। और जब वहाँ पर पहुँचता है वो उसे ली को वहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है। कहता है अब ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, पता नहीं अब ये यहाँ पर कौन सी चाल चलने वाला है। ऐसे ये लोग वहाँ से गुजरने लगते हैं। वो अपने पाँव को सामने करते हुए दरवाजे को ब्लॉक कर लेता है। मोटू से कहता है ली कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे रास्ते को क्यों ब्लॉक कर रहे हो। उसे कहता है सीनियर जैंग ये वाला रास्ता सिर्फ और सिर्फ कैंपसिस फैमिली के लोगों
लोगों के लिए है, क्योंकि कैम्सिस फैमिली के मेंशन में सिर्फ कैम्सिस फैमिली के डिसाइपल्स ही जा सकते हैं, लेकिन ये वाला लड़का नहीं जा सकता क्योंकि ये लड़का हमारी कैम्सिस फैमिली का हिस्सा नहीं है। तो उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। विवियन लियो से कहता है सीनियर मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस रास्ते को गार्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी कचरा यहाँ से अंदर जाए, सिर्फ कैम्सिस फैमिली के मेंबर ही यहाँ से अंदर जा सकते हैं। तो चिल्लाकर उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हम सभी लोगों को कचरा कहने की, क्या तुम्हें कचरा समझ रहे हो। विवियन ली और रूलिंग ली दोनों ही बातें आगे बढ़ती हैं और उसे कहते हैं सीनियर जैंग प्लीज यहाँ पर गुस्सा न करें, हम लोग आपको तो कचरा नहीं कह रहे बल्कि हम लोग इस लड़के को कचरा कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही लड़का है जो यहाँ पर डायरेक्टली कोल्ड डिसाइपल सेलेक्ट होकर आ गया है। मुझे लगता है कि इसने कोई बहुत बड़ी सिफारिश करवाई होगी। तो सीनियर जो है ये भी उसे कहता है विवियन ली तुम यहाँ पर अपनी हद पार कर रहे हो, तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारी फैमिली का एक नया कोल्ड डिसाइपल है और तुम्हारा एक नया जूनियर ब्रदर है। उसी वक्त विवियन ली आगे बढ़ता है और हमारे जुंजी के सामने खड़ा हो जाता है, उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे कहता है मास्टर जैंग ने इस लड़के को यहाँ पर डायरेक्टली अपना कोल्ड डिसाइपल बना लिया, हम लोग इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस लड़के के पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है डायरेक्टली कोल्ड डिसाइपल बना दिया गया, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लोग इस फैसले को नहीं मानते। तो हमारे मास्टर मोटू चलाकर उसे कहता है अगर तुम इस बात से एग्री नहीं हो तो फिर भी तुम यहाँ पर गेट के सामने बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पास ये राइट्स नहीं है कि तुम मास्टर जैंग के किए हुए फैसले के ऊपर सवाल उठा सको। जबकि विवियन ली चलाकर उनसे कहता है सभी लोग भी यहाँ पर कोल्ड डिसाइपल बनना डिजर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट होते हैं, हर साल टेस्ट होता है जिसके बाद एक कोल्ड डिसाइपल को सिलेक्ट किया जाता है, तो हम सभी लोगों को भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इन रिजल्ट्स को मानने से मना कर रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते कि ये लड़का यहाँ पर कोल्ड डिसाइपल बने, क्योंकि बिना टेस्ट के कोई भी कोल्ड डिसाइपल नहीं बन सकता। वो सभी लोग वहाँ पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम सभी लोग इंसाफ चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं यहाँ पर इस लड़के को भी टेस्ट देना पड़े, जहाँ पर इस लड़के को यहाँ से निकाल दिया जाए, ये कोल्ड डिसाइपल बनने के लायक नहीं है। विवियन ली जल्दी से आगे बढ़ता है, हमारे जुंजी के सामने अपना हाथ करते हुए कहता है चलो जल्दी से अपने टोकन को मेरे हवाले करो, तुम एक कोल्ड डिसाइपल बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। हमारा जुंजी से कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ना बोलूं तो फिर तुम क्या करोगे। विवियन ली से कहता है अगर तुम यहाँ पर ना बोलोगे तो फिर मेरे पर ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे साथ रूडली बात की, और साथ ही वो टेबल को एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो टेबल उठता हुआ हमारे जुंजी की तरफ आगे बढ़ता है। जुंजी अपनी तलवार निकाल लेता है और उस टेबल को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस टेबल को तोड़ने के बाद साथ ही विवियन ली अपनी तलवार निकालकर हमारे जुंजी पर अटैक करता है, उसके पास दो डबल तलवार होती है, वो दोनों तलवारों से जुंजी पर अटैक करता है, जुंजी उसके अटैक को ब्लॉक करता है, वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है, साथ ही वो फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए जुंजी के ऊपर अटैक करता है, जुंजी पीछे की तरफ हट रहा होता है, ऐसे वो हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। उसी वक्त साइड के ऊपर से मोटू से एक जबरदस्त पंच मारता है, उसका पंच बहुत सा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से विवियन ली उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार से सजाकर पटकता है। मोटू गुस्से के साथ से कहता है विवियन ली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर जैंग के डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की, क्या तुम यहाँ पर क्लाउड चू को मारना चाहते हो। विवियन ली के मास्टर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर किसकी हिम्मत हुई जो हमारी कैप्सिस फैमिली के मेंशन के गेट के ऊपर यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। वो सभी लोग कहते हैं देखो यहाँ पर एल्डर जाओ आए हैं, तो ली जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है एल्डर जाओ जैंग ने मेरे पर अटैक किया, वो भी एक बाहर वाले के लिए। तो मास्टर जाओ उसे कहते हैं फेंग जैंग तुम एक कोल्ड डिसाइपल हो कैम्सिस फैमिली के, और तुम कैम्सिस फैमिली के एक दूसरे फेरल डिसाइपल के ऊपर अटैक कर रहे हो, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मोटू यहाँ पर मास्टर जाओ को सारी बात बताता है, वो उनसे कहता है मैं तो यहाँ पर अपने मास्टर के ऑर्डर्स के ऊपर अपने साथ जुंजी को लेकर आ रहा था, क्योंकि वो नया कोल्ड डिसाइपल और उसके पास टोकन भी है, लेकिन विवियन ली ने यहाँ पर हमें रोकने की कोशिश की और ये सारी की सारी इसी की खुराफात है, इसी की वजह से मैंने इसके ऊपर अटैक किया था। तो मास्टर जाओ हमारे जुंजी से कहते हैं लड़के क्या तुम्हारा नाम क्लाउड चू है, तो मास्टर जैंग ने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया और साथ ही तुम्हें डायरेक्टली कोल्ड डिसाइपल बना दिया। आज तुम मास्टर जैंग के सामने कौन सी मिन्नतें करते रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें उसने डायरेक्टली अपना कोल्ड डिसाइपल बना लिया है। तुम्हारे पास तो कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं है, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इस वक्त स्पिरिट राम के 3rd लेवल पर है, तुम्हारे पास जो मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट है वो 1st लेवल की है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बारे में जो खबरें उड़ी हुई हैं कि तुमने जहाँ पर चीटिंग की है ये तो वाकई में सच साबित हुई है। बाकी के सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास जो मार्शल आर्ट्स की सोल है वो 1st लेवल की है, ऊपर से इसकी कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा लो है, ये कोल्ड डिसाइपल कैसे बन सकता है। लगता है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है या फिर इस लड़के ने रिश्वत दी है। अभी ये लड़का मास्टर जैंग के सामने हर वक्त अपना सर झुकाकर भीख मांगता रहता होगा, इसी वजह से मास्टर जैंग ने इस लड़के के ऊपर तरस खा के से डायरेक्टली कोल्ड डिसाइपल बना दिया है। इसके पास तो कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं है। जॉय जी को यहाँ पर सारी बात समझ आ रही होती है, जॉय ये समझ रहा होता है, वो कहता है मास्टर जाओ और मास्टर जैंग इन दोनों में हमेशा से एक झगड़ा रहा है, ये दोनों एक दूसरे से हमेशा खफा रहते हैं, इसी वजह से मुझे लगता है कि ये यहाँ पर जुंजी के लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं, मुझे जल्दी से जाकर मदद लेकर आना होगी। वो वहाँ से भीड़ में से निकलता और जल्दी से भागता वहाँ से चला जाता है। जुंजी उसे कहता है जबकि यहाँ पर तुमने मेरे बारे में जो भी खबरें सुनी है वो सारी की सारी सच्ची हैं, तो तुमने यहाँ पर एल्डर गू के बारे में भी सुना होगा जो कि ड्रीम फैमिली का एक एल्डर है, तुमने उसके बारे में भी सुना होगा कि वहाँ पर क्या हुआ था, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार तलवार को घुमाकर उसको हरा दिया था। उसके बाद बाकी की सारी फैमिलीज के लोग भी मुझे अपनी फैमिली में लेना चाहते थे, वो सभी लोग मेरे दरवाजे के ऊपर आकर भीख मांग रहे थे, लेकिन मैंने मास्टर जैंग को चुना, तुम्हारी कैप्सिस फैमिली को ज्वाइन करने को चुना। मोटो भी उसे कहता है एल्डर जाओ, तो मुझे लगता है कि आपने ये सारी की सारी बात तो सुनी होगी, अगर आपको पता है तो फिर रास्ते से हट जाए,
है। आपको पता है कि यंग मास्टर चू कितना ज्यादा जहां महान और जीनियस है। तो मास्टर जाओ से कहते हैं लेकिन जो भी हो जाए हम लोग यहाँ पर अपनी कैंपस फैमिली के रूल्स को नहीं तोड़ सकते। उनके पीछे जितने डिसाइबल्स होते हैं वो सभी लोग भी कहना शुरू कर देते हैं हाँ हम लोग रूल्स को तोड़ नहीं सकते, रूल्स तो रूल्स होते हैं। अगर ये लड़का कैंपस फैमिली को ज्वाइन करके कोड डिसाइबल बनना चाहता है तो फिर इसे यहाँ पर हमारे ट्रायल टेस्ट को देना होगा जो कि कोड डिसाइबल्स के लिए होते हैं। तो मोटू एल्डर जाओ से कहता है एल्डर जाओ कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहे, कोड डिसाइबल्स के लिए जो टेस्ट होने वाला है वो तो अगले साल होगा। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जुंजी यहाँ पर अगले साल तक इंतजार करे, यहाँ पर जानबूझकर हमारे जुंजी के लिए मुश्किल क्रिएट करे हो ताकि वो हमारी कैंपस फैमिली को ज्वाइन न कर सके। एल्डर जाओ से कहते हैं हम लोग यहाँ पर इस लड़के की क्वालिफिकेशंस को चेक करने के लिए एक एक्स्ट्रा टेस्ट भी तो ले सकते हैं। लोग यहाँ पर एक टेस्ट लेते हैं जो कि मिड टर्म टेस्ट होगा। यहाँ पर जो बच्चे कोड डिसाइबल के टेस्ट के लिए जाएंगे और जो भी बच्चे इस टेस्ट को पास करेंगे उन्हें कोड डिसाइबल बना दिया जाएगा। हमारा ये वाला टेस्ट मिस्टी फॉरेस्ट में होगा। जो भी बच्चा मिस्टी फॉरेस्ट में 7 दिन गुजार कर जिंदा बाहर आ जाएगा इसी लड़की को कोड डिसाइबल माना जाएगा। ये वाकई में बहुत ज्यादा फेयर होगा, यहाँ पर सभी को एक मौका मिलेगा। इवियन ली भी वहाँ पर जाएगा। साथ ही एल्डर जाओ हमारे जुंजी से कहते हैं लड़के अगर तुम इस 7 डे वाले टेस्ट को पास कर लेते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और तुम कोड डिसाइबल बन सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक एल्डर होने के नाते तुम्हें मशवरा देना चाहूंगा, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है, तुम्हें मिस्टी फॉरेस्ट के इस टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 52 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुंजी इस टेस्ट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ग की एपिसोड 53 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एल्डर जाओ हमारे जुंजी के लिए मुश्किल क्रिएट करने के लिए उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर एक मिड टर्म एग्जाम रख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट को अगर तुम पास कर लेते हो हम लोग तुम्हें कोड डिसाइबल एक्सेप्ट कर लेंगे। मिस्टी फॉरेस्ट के अंदर 7 दिन गुजार कर आने होंगे, तुम्हारे साथ वहाँ पर बाकी के सारे बच्चों को भी भेजा जाएगा। जो भी 7 दिन गुजार कर वहाँ से जिंदा बाहर आएगा उसे कोड डिसाइबल बनाया जाएगा। जबकि मोटू चिल्लाकर हमारे जुंजी से कह रहा था प्लीज इसकी बात के ऊपर भरोसा मत करना, तुम इस टेस्ट के लिए हाँ मत करना। तो इवियन ली वहीं पर हंसना शुरू कर देता है और हमारे जुंजी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम इस टेस्ट में हिस्सा ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास जो मार्शल सोल है वो फर्स्ट लेवल की और तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा लो है। तुम इस टेस्ट में हिस्सा लोगे तो फिर मारे जाओगे। इसी वजह से सोचना मत कि तुम इस टेस्ट में हिस्सा ले सकते हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। सीनियर जी जो कि जहाँ से भागता हुआ मदद लेने के लिए गया था वो वहाँ पर वापस आ जाता है और चिल्लाकर उन सभी लोगों से कहता है पनिशमेंट हाल के एल्डर टाई यहाँ पर आ रहे हैं, सभी लोग होशियार हो जाओ। तो एल्डर टाई वहाँ पर लैंडिंग करती है। जैसे एल्डर टाई वहाँ पर आते हैं तो उनके पास उनकी स्पेशल पावर इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो काफी ज्यादा स्पेशल थंडर को वहाँ पर रिलीज करते हैं और सभी लोगों से कहते हैं हम सभी लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारी कैंपस फैमिली के डोर के ऊपर खड़े होकर ये सब कुछ मुश्किल क्रिएट करने की। तुम लोगों ने यहाँ पर क्या तमाशा लगा रखा है, क्या तुम्हें लगता है कि कैंपस फैमिली के सभी एल्डर्स मर गए हैं। तो एल्डर टाई उन सभी लोगों से कहते हैं इससे पहले कि मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर सजा दूं चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वहाँ पर जो छोटे मोटे डिसाइपल्स होते हैं वो सभी लोग तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ठीक है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मास्टर जाओ से कहते हैं एल्डर टाई तुम यहाँ पर आकर मुश्किल क्रिएट नहीं कर सकते, हम लोग इस वक्त कैंपस फैमिली के डोर के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर तुम्हारा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, जाओ जाकर अपने इंटरनल अफेयर्स को संभालो और जाकर बच्चों को सजा दो। तो एल्डर टाई उसे कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कौन सी बात कर रही हो क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टोकन से मतलब है। अगर इस लड़के के पास डिसाइपल का टोकन है हमारी कैंपस फैमिली के कोड डिसाइपल का, फिर इस बात का मतलब यह है कि मैं भी इस लड़के का एक एल्डर हूँ तो मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को सजा दे सकता हूँ। फिर साथ ही जुंजी से कहते हैं मुझे अपना टोकन दिखाओ, क्या तुम्हारे पास स्टूडेंट का टोकन है। तुम्हारा जुंजी अपने पास से टोकन निकाल कर उनकी तरफ करता है। मास्टर जाओ उसके यहाँ से वो टोकन छीनने की कोशिश करते हैं जबकि जुंजी फिर से उसको छुपा लेता है। एल्डर जाओ चिल्लाकर उसे कहते हैं टाई क्या तुम्हें इस बारे में पता है इस लड़के ने बिना टेस्ट को दिए एक कोड डिसाइपल बन गया है, तुम पनिशमेंट हाल के एक एल्डर हो। तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह की बात बिल्कुल ही अजीब है कि को बिना टेस्ट दिए कोड डिसाइपल बनाना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी बाकी के साइड डिसाइपल्स के साथ। हालांकि हमारी कैंपस फैमिली हमेशा ही रूल्स को फॉलो करती आई है लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें रूल्स को साइड के ऊपर रखते हुए यहाँ पर एक एक्सेप्शन करना होगी, हमें यहाँ पर इनका कोड डिसाइपल का नया टेस्ट लेना होगा। तो एल्डर टाइम इसकी बात सुनने के बाद कहती है अगर हम लोग यहाँ पर मुश्किल से नहीं गुजरेंगे तो फिर हमें मुश्किल इनाम कैसे मिलेगा, हमें बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल करनी है तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा। अरे जुंजी से कहता है लड़के मास्टर जाओ ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें यहाँ पर टेस्ट को पास करना पड़ेगा और अपने आप को साबित करना होगा कि तुम वाकई में कोड डिसाइपल बनने के लायक हो, वरना बाकी के सभी लोग तुम्हारे खिलाफ इस तरह की बातें करते रहेंगे। अगर तुम वाकई में क्वालिफाइड हुए तो तुम मिस्टी फॉरेस्ट में 7 दिन गुजार कर बाहर आ सकते हो। अगर तुम्हारे पास क्वालिफिकेशंस ना हुई और तुम 7 दिन के अंदर वहाँ से बाहर नहीं निकलते तो इसका मतलब यह है कि तुम कोड डिसाइपल बनने के लायक नहीं हो, मैं भी यहाँ पर तुम्हें रुकने नहीं दूंगा। जुंजी उनसे कहता है ठीक है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, मैं इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हूँ। साथ ही वो एल्डर टाई से कहता है एल्डर टाई लेकिन मुझे यहाँ पर एक गवाह चाहिए होगा, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इस बात के गवाह रहें क्योंकि इस टेस्ट को पास करने के बाद अगर कोई यहाँ पर
अपने अल्फाज से मुकर जाता है तो फिर आपको यहाँ पर इस बात की गवाही देना होगी कि मैंने इस टेस्ट को आप लोगों की वजह से यहाँ पर दिया था। जबकि एल्डर जाओ वहाँ पर अंदर से काफी खुश हो जाती है और कहते हैं जुनजी अब तो तुम पक्का वहाँ पर जाकर मरने वाले हो, क्योंकि उसने पहले से यहाँ पर सारी तैयारी मुकम्मल की हुई है। यहाँ पर इनके साथ बातचीत खत्म करने के बाद उन लोगों को अपने साथ लेकर एक होटल में आ जाता है जहाँ पर ये लोग पेट भर का खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मोटू उठकर वहीं पर घूम फिर रहा होता है। वो वहाँ पर चल रहा होता है, यानी कि वो कभी इस तरफ घूमता है कभी दूसरी तरफ चलता है। सोच रहा होता है कि अब क्या होगा, उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है। मोटू हमारे जुनजी से कहता है एल्डर जाओ और उनके साथ साथ ली ब्रदर्स वो वाकई में बहुत ज्यादा बुरे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर टेस्ट के नाम पर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करने वाले हैं। अर्चन जी यहाँ पर टेस्ट की डिमांड किया तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। जुनजी से कहता है अच्छा ठीक है बस भी करो, तुम यहाँ पर चल चल कर मेरा सर घुमा रहे हो, समझ जा चुकी है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो मोटू से कहता है जब तुम्हें पहले से समझ आ चुकी है तो फिर तुमने इस टेस्ट के लिए हाँ क्यों की। तो कम से कम तुम मास्टर जैंग के वापस आने तक तो रुक सकते थे। मास्टर जैंग अगर वापस आ जाते तो वो आकर सब कुछ वैसे ठीक कर देते। हमारा जुनजी से कहता है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि मास्टर जैंग कब वापस आने वाले हैं। अब मैं मास्टर जैंग के वापस आने का इंतजार नहीं कर सकता। जैसे मैं यहाँ पर इस टेस्ट को पास करूंगा, अगर मैं इस टेस्ट को पास कर लेता हूँ तो मैं कोल्ड सैपल बन सकता हूँ और कोई भी मेरे खिलाफ यहाँ पर कोई भी साजिश नहीं करेगा। तो उसे कहता है हाँ तुम्हारी ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। जुनजी उसे कहता है लेकिन टेस्ट देने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर एक फेवर करो, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मोटू कहता है तुम्हें क्या फेवर चाहिए। जुनजी उसे कहता है मुझे यहाँ पर लोरेन की फिक्र हो रही है क्योंकि मेरे जाने के बाद यहाँ पर लोरेन अकेली रह जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम लोरेन को मेरे लिए किसी बंदे के पास छोड़कर आओ। उसे अपने पास एक लेटर देता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम लोरेन को, ड्रीम फैमिली में एक लड़का है जिसका नाम जुन फैंग जुई होगा, तुम उसे ये लेटर दे देना और साथ ही इसको उसके पास छोड़ आना। वहाँ पर मेरे और दोस्त भी होंगे, वो लोग इसको संभाल लेंगे। और उसके पास से वो लेटर ले लेता है। उसके बाद हमारा जुनजी छत के ऊपर जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर बैठकर वो अपने पास एक फ्लूट बजाता है। वो फ्लूट बजाता है तो वहाँ पर वो टाई क्लैन की वो लड़की आ जाती है और उसे कहती है लगता है कि तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया, आप मुझे बताओ क्या तुम टाई क्लैन के साथ समझौता करना चाहोगे। जुनजी उसे कहता है तुम्हें मेरे लिए किसी को प्रोटेक्ट करना होगा जब तक कि मैं टेस्ट को पास करके वापस नहीं आता। अगर तुम ऐसा कर देती हो तो फिर ठीक है, हम दोनों में एक समझौता हो जाएगा। तो हमारे जुनजी ने जहाँ पर सब कुछ सेटल कर दिया है। सब कुछ सेटल करने के बाद हमारा जुनजी टेस्ट रिंग में पहुंच जाता है जहाँ से जितने बच्चे कोल्ड साइबर टेस्ट के लिए जाने वाले हैं उन सभी को दूसरी जगह पर भेजा जाएगा, मिस्टी फॉरेस्ट में भेजा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एल्डर्स बैठे होते हैं, स्पेशली एल्डर जाउट का खड़े होते हैं। उन सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोगों को जिस जगह के पर भेजने वाले हैं उस जगह को मिस्टी फॉरेस्ट कहा जाता है। अभी वहाँ पर 7 दिन गुजारने के बाद वहाँ से जिंदा वापस बाहर आएगा, उसे हम लोग कोल्ड साइबर बनाएंगे। और वो उन सभी लोगों से कहते हैं तो जितने बच्चे इस टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं कोल्ड साइबर बनने के लिए वो सभी लोग जल्दी से रिंग में आ जाओ। क्योंकि सभी बच्चे वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं इस बार जो टेस्ट के लिए सिलेक्शन की गई है जिस लोकेशन की वो मिस्टी फॉरेस्ट है और मिस्टी फॉरेस्ट तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बाकी की सारी जगहों से ये जगह ज्यादा खतरनाक है। क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ पर जाने के बाद ये लड़का जो अपने आप को कोल्ड साइबर कह रहा है ये लड़का जुनजी क्या सर्वाइव कर पाएगा। लड़का उसे कहता है मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पर 1 घंटा भी सर्वाइव कर पाएगा, एक दिन सर्वाइव कर पाना तो बहुत ही दूर की बात है। कई बार इवियन ली को भी दिखाते हैं जो कि जुनजी की तरफ ही देख रहा होता है। एल्डर साहब अपने पास से ब्रेसलेट्स निकालते हैं और सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोगों को ये वाले ब्रेसलेट्स पहनने होंगे। इन ब्रेसलेट्स को पहनने के बाद तुम लोगों को उस जंगल के अंदर प्लेसेस के ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद यही ब्रेसलेट तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हें इस ब्रेसलेट को खोना नहीं है। लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए इस ब्रेसलेट को एक्टिवेट कर सकते हो। ये साथ ही तुम्हें दिन का भी बताएगा कितने दिन गुजर चुके हैं और उसके बाद वापस आने के लिए यही ब्रेसलेट काम आएगा। इसी वजह से इसको खोना मत, तुम्हें वापस आना होगा तो इस ब्रेसलेट को यूज करते हुए तुम मिस्टी फॉरेस्ट से बाहर निकल सकते हो। 7 दिन गुजरने के बाद इसी ब्रेसलेट की मदद से हम लोग तुम्हें रेस्क्यू भी कर पाएंगे। एल्डर साहब हमारे जुनजी के सामने खड़े होकर उसे कहते हैं अगर तुम्हें मौत से डर लगता है तो मैं चाहता हूँ कि अभी से गिव अप कर दो क्योंकि तुम्हारे लिए वहाँ पर जिंदा बचने का कोई चांस ही नहीं है। जुनजी उसके हाथ से ब्रेसलेट छीन लेता है, जल्दी से पहन लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है ये टेस्ट तो मैं ही पास करूंगा। एल्डर साहब सभी लोगों से कहते हैं ठीक है हम लोगों ने फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया है, ये दरवाजा ओपन हो रहा है तो सभी लोग जाना स्टार्ट करो। वो सभी लोग वहाँ पर जाना स्टार्ट करते हैं। जुनजी जब वहाँ से जाने लगता है तो उसी वक्त इवियन ली उसके पास आता है और उसे कहता है लड़के तुम तो यहाँ पर जा रहे हो तो उस छोटी लड़की का क्या होगा। वो छोटी लड़की जिसका नाम लोरेन है वो तो बहुत ज्यादा क्यूट है, तुम तो उसको अकेला छोड़कर यहाँ से जा रहे हो। तो जरा वो तो यहाँ पर तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए भी आई है। तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद ये सभी लोग इसे लड़की को बुली करेंगे। अगर तुम इस टेस्ट के दौरान मिस्टी फॉरेस्ट में मारे जाते हो तो फिर इस छोटी लड़की का ध्यान कौन रखेगा। हमारा जुनजी उसे कहता है तुम्हें उस छोटी लड़की के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लियो से कहता है लियो से कहता है ठीक है फिर मेरा तो फर्ज बनता था तुम्हें यहाँ पर ये बात बताना कि उस लड़की का तुम्हारे बगैर बहुत ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। इस बात को माना ना मानना तो तुम्हारी मर्जी है। साथ ही वो उस पोर्टल से अंदर चला जाता है जबकि हमारी लोरेन अभी भी वहाँ पर जुनजी से कह रही होती है ब्रदर चू तुम वाकई में इस टेस्ट को पास करके जरूर वापस आओगे। हमारा जुनजी इसकी तरफ देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है और सीधा उस दरवाजे में चला जाता है। वो उस पोर्टल को पार करता है तो मिस्टी फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। वो मिस्टी फॉरेस्ट वाकई में फॉरेस्ट ही होता है और जैसे वो वहाँ पर पहुंचता है उसका ब्रेसलेट एक्टिवेट होता है और उसके ऊपर नंबर 1 लिखा होता है, यानी कि आज उसका पहला दिन है। हमारा जुनजी कहता है यहाँ पर मुझे 7 दिन गुजारने हैं। 7 दिन ना तो काम होते हैं और ना ही ज्यादा होते हैं, मुझे
मुझे यहाँ पर सबसे पहले पानी ढूंढना होगा। हमारा जुंजी जैसे वहाँ पर पहुँचता है तो वो आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। जैसे वो आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है वहीं पर रुक जाता है और उन लोगों से कहता है जबकि तुम सभी लोग यहीं पर हो तो क्यों ना तुम सभी लोग सामने आ जाओ, मुझे पता है कि तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। सभी लोग हंसते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं। इवियान ली भी उनके साथ ही होता है। वो कहता है लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा शार्प हो, कि तुम उस साल में पैदा हुए थे जिस साल में कुत्ते पैदा होते हैं, इसी वजह से तुम्हें हमारे आने की आहट महसूस हो गई। तो इवियान ली हमारे जुंजी से कहता है क्या तुम्हें पता है कि जो बंदा मेरे सामने एरोगेंटली बिहेव करता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अंत होता है कि वो मारा जाता है। हमारा जुंजी से कहता है मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन मरता है, मैं मरूंगा या फिर तुम मरोगे। इवियान ली आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है लड़के लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मौत को सामने देखकर तुम्हारा दिमाग घूम गया है। वो अपने दोस्तों से कहता है जाओ इसे मार डालो और उसके दो बहुत ही पावरफुल दोस्त आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे एक अपने साइज को बड़ा करता है और अपने पंचेस में अपनी पावर को रिलीज करते हुए हमारे जुंजी पर अटैक करता है। वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हुए हमारे जुंजी की मुंडी उड़ाने लगता है। वो उसे कहता है चलो अब जल्दी से चुपचाप खड़े रहो ताकि मैं तुम्हारी गर्दन काट सकूं, इससे तुम्हें बहुत ही कम दर्द होगा। पर एक जबरदस्त धमाका होता है क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। साथ ही वो उसे पंचेस मारना स्टार्ट करता है और कहता है मुझे तुम्हारे जैसे एरोगेंट लोग बहुत ज्यादा नापसंद है क्योंकि तुम सभी लोग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होते हो। ऊपर से तुम सभी लोग कितने ज्यादा हैंडसम और तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेल लीड हो, जबकि हमारे जैसे लोगों को यहाँ पर लड़कियां देखती भी नहीं। वो ग्राउंड के ऊपर पंचेस मार रहा था और अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था, लेकिन हमारा जुंजी तो वहाँ पर होता ही नहीं। हमारा जुंजी उसके पीछे खड़ा होता है और उसे टच करते हुए कहता है सिर्फ तुम बहुत ज्यादा बदसूरत हो बल्कि तुम तो बेवकूफ भी हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। लड़का जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। वो फिर से हमारा जुंजी को एक पंच मारता है। हमारा जुंजी उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। वो उसके पंच को अवॉइड करता है। वो लड़का फिर से अपने पंच में अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है इस बार इस पंच के साथ मैं तुम्हारी गर्दन जरूर उड़ा दूंगा। क्या लगता है कि तुम हर बार मेरे पंचेस को डॉज कर सकते हो। तुम्हारा जुंजी यहाँ पर अपने स्पेशल पंच को यूज करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। जुंजी उसे कहता है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो जो यहाँ पर रैशली मूव कर रहे हो। और इसी के साथ ही हमारा जुंजी अपने हाथ को उसके माथे के सामने करते हुए अपनी उंगली को उसके सामने फ्लिक करता है। जैसे वो उसके माथे के ऊपर फ्लिक करता है तो वो मोटू वहीं पर गिरता है और वहीं पर वो गिरकर मर जाता है। हमारे जुंजी ने जहाँ पर एक लड़की को मार दिया और बाकी के सभी की बारी है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा जुंजी सभी से कैसे अपने आप को बचा पाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ग किंग के एपिसोड 54 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी डिसाइपल के टेस्ट लेने के लिए एक दूसरी डोमेन में चला जाता है जिसे मिस्ट्री फॉरेस्ट कहते हैं। तो मिस्ट्री फॉरेस्ट में उसके साथ उसके जो दूसरे कम्पिटिटर्स होते हैं वो सारे उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इवियान ली अपने पास से दो लड़कों को उसे मारने के लिए आगे भेजता है। तो एक सबसे मोटे वाला होता है जो कि हमारे जुंजी पर बार बार अटैक करता है। तो जुंजी अपनी एक ही हाथ के साथ अपनी उंगली के साथ उसके माथे पे फ्लिक करता है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। तो उसके मरने के फौरन बाद हमारा जुंजी भी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त एक बेल उसके पाँव के साथ लेपट जाती है। एक दूसरा जो कि बेलू को यूज कर सकता है, ये उसकी स्पेशल पावर होती है। इस स्पेशल पावर के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है। वो बार बार अपनी बेलू के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा था। उसने उसको पाँव के साथ पकड़ लिया होता है। अपनी बेल को उसके पाँव पर लपेट कर उसे ऊपर की तरफ उठा लेता है और जमीन के ऊपर पटकता है। वहीं पर हमारा जुंजी अपने पास से तलवार निकालता है और अपनी तलवार के साथ उसकी बेलों को काट देता है और वहाँ से नीचे की तरफ गिरता है। ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए अपनी शील्ड को एक्टिवेट करता है ताकि वो नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरकर अपने आप को चोट लगने से बचा सके। जुंजी सोच रहा होता है लगता है ये दूर से रहकर अपनी बेलों के साथ मेरे साथ इस तरह खेल रहा है ताकि ये मुझे बहुत ज्यादा थका सके, लेकिन अब ये और ज्यादा मुझे थका नहीं सकेगा क्योंकि अब इसे मैं थकाने वाला हूँ। वो लड़का फिर से अपनी बेलू के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है। तो हमारा जुंजी यहाँ पर अपने स्पेशल स्किल जिसका नाम ऑर्डिनरी साइक्लोट्रॉन स्लैश होता है उसको यूज करता है। सामने की तरफ एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। सामने की तरफ स्लैश लगाने की वजह से उस लड़के की सारी बेलें कट जाती हैं। उन सारी बेलों को कटने के बाद उसी वक्त हमारे जुंजी के बालों को एक बेल लपेट लेती है। उसके बालों को पकड़ने के बाद से वहाँ पर गोल गोल घुमाना स्टार्ट करती है और हमारा जुंजी पूरी तरह से उस बेल में कवर हो जाता है। वो उसकी इर्द गिर्द पूरी तरह से लिपट जाती है और एक बॉल बना देती है। तो उसे पूरी तरह से बेलों के बॉल में कवर करने के बाद वो जो लड़का होता है जो कि बेलून को यूज कर रहा होता है वो उसके सामने आ जाता है। उसे लगता है कि उसने जुंजी को पकड़ लिया है, लेकिन हमारा जुंजी उन बेलून के बॉल के अंदर से उसे घूर कर देख रहा होता है। जुंजी कहता है अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। जुंजी कहता है मुझे इस तरह के लोगों से सख्त नफरत है जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं लेकिन असल में वो बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं। हमारा जुंजी वहीं पर अंदर से अपनी तलवार को घुमाता है और उन सारी की सारी बेलून को काट देता है जो कि इसके इर्द गिर्द होती है और साथ ही वो इलेक्ट्रिक मूव को यूज करते हुए उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। जुंजी उसे कहता है तुमने यहाँ पर मेरे बालों को खराब करने की कोशिश की, इसी वजह से अब तुम नहीं बचोगे। साथ ही हमारा जुंजी उस बेलू वाले लड़के को भी वहीं पर मार देता है और वो भी वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद वहाँ पर हमारे जुंजी के ऊपर डार्ट्स के साथ अटैक होता है। जुंजी वहीं पर खड़े खड़े उन डार्ट्स के अटैक को अवॉइड करता है। वहाँ पर पीछे काफी जबरदस्त धमाके होते हैं लेकिन वहाँ से फिर से डार्ट्स निकलते हैं और उसके ऊपर अटैक होता है। हमारे जुंजी कहता है कि ये बंदा जो भी यहाँ पर डार्ट्स को यूज कर रहा है इसके डार्ट्स के पास ट्रैकिंग स्किल्स है, यानी कि चाहे मैं जहाँ पर भी छुप जाऊँ डार्ट्स फिर से मेरे ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाएंगे, ये अपने रास्ते को मोड़ सकते हैं। जुंजी फिर वहाँ पर तेजी से भागना स्टार्ट करता है और कहता है चाहे मैं कितना ही फास्ट क्यों ना भाग लूं ये मेरा पीछा
पीछा जरूर करेंगे। लड़का भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है, जुनजी से कहता है चाहे तुम कितना ही फास्ट क्यों ना भाग लो, चाहे तुम कहीं पर भी जाकर क्यों ना छुप जाओ, मेरे डार्ट से तुम अपनी जान नहीं छुड़वा सकते, ये डार्ट तुम्हारे पर अटैक करके ही रहेंगे। यहाँ पर भागते भागते हमारा जुनजी सामने से गायब हो जाता है। डार्ट्स वाला लड़का कहता है ये लड़का अब कहाँ पर चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो गायब हो गया है। तुम्हारा जुनजी उसके पीछे आकर खड़ा होता है, उसके कंधे पे हाथ रखता और कहता है तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो वो डार्ट्स वाला लड़का भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसी वक्त वो सारे डार्ट्स आते हैं। हमारा जुनजी वहाँ से गायब हो जाता है और वो सारे डार्ट्स उसी लड़के को आकर लगते हैं, जिससे वहाँ पर एक धमाका होता है, वो लड़का भी वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। हमारा जुनजी उस डार्ट्स वाले लड़के को मारने के बाद वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त एक बंदा पीछे से निकलता है और अपनी गन को उसके कान पट्टी के पास लाकर रोक देता है और कहता है तुम तो एक बहुत ही लो कल्टीवेशन वाले लड़की और हमारे 3 कल्टीवेटर्स तुम्हारे सामने हार चुके हैं। इसका मतलब यह है कि वो तीनों भी कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं थे जो कि तुम्हारे सामने हार गए, तो उनके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जुनजी से कहता है चलो जल्दी से अब अपने हाथ ऊपर उठाओ वरना मैं गोली चलाऊंगा और तुम्हारा सर उड़ जाएगा। जुनजी उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं उठा रहा हूँ। हमारा जुनजी अपने हाथ को ऊपर उठाता है। वो लड़का उसे कहता है तुम यहाँ पर कितने ही फास्ट क्यों ना हो, तुम एक बुलेट से ज्यादा फास्ट तो नहीं हो सकते। हमारा जुनजी अपने हाथ ऊपर की तरफ उठा रहा था, वो वहीं से पीछे की तरफ घूमता है, अपने हाथ में उसकी बंदूक को पकड़ता है, साथ ही किक मारते हुए उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है। जुनजी उसके हाथ से उसकी गन छीन लेता है और कहता है गन्स तो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, इसी वजह से तुम्हारी गन मैं रख लेता हूँ। हमारे जुनजी ने यहाँ पर इस वाले को भी हरा दिया है। यहाँ से जो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वो बाहर का दिखाया जाता है। एल्डर जाओ किसी दूसरे एल्डर से मिलने के लिए आए होते हैं। दूसरा एल्डर कौन होता है, वो ड्रीम फैमिली का मास्टर गु होता है। मास्टर गु एल्डर जाओ से कहते हैं कैसे चल रहा है, तो एल्डर जाओ से कहते हैं सब कुछ ठीक है, मैंने सब कुछ बंदोबस्त पहले से कर दिया हुआ है। तबकि जैन जैंग यहाँ पर नहीं है क्योंकि तीनों एल्डर्स को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं मास्टर जैन जैंग के कोड सैपल के साथ जो मर्जी करूँ, इसी वजह से वो सिर्फ यहाँ पर रूटीन वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे प्लान में कोई इंटरप्शन हो सकती है। उस लड़के को मारने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। तो मास्टर गु भी यहाँ पर यही सोच रहे थे। वो उसे कहते हैं मुझे तो अभी तक इस बारे में समझ नहीं आ रही है उस लड़के की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई तो है नहीं, इसने मेरे मूव्स को क्रैक कैसे किया, फिर मुझे वहाँ पर एक ही मूव के साथ इतनी बुरी तरह से जख्मी कैसे कर दिया कि मेरे पूरे एक लेवल की कल्टीवेशन उस लड़के ने छीन ली। एल्डर जाओ से कहते हैं तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि इस लड़के ने वो वाली टेक्निक को यूज किया है? लेकिन क्लाउड डायनेस्टी में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि उस स्पेशल टेक्निक के बारे में सोचते हैं। गु से कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसलिए तो कंफ्यूज हूँ, उस लड़के को इस टेक्निक के बारे में कैसे पता हो सकता है। गु से कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज वो लड़का मिस्ट्री फॉरेस्ट से जिंदा बाहर नहीं आना चाहिए, उस लड़की को वहीं पर मरना चाहिए। जाओ से कहते हैं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लड़का मिस्ट्री फॉरेस्ट से जिंदा बाहर नहीं आ सकेगा। तो नेक्स्ट सीन में फिर से मिस्ट्री फॉरेस्ट का दिखाया जाता है। हमारा जुनजी पानी के पास जाकर बैठ जाता है और सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सभी लोग मुझे ट्रैक कैसे कर सकते हैं, ये सभी लोग बार बार मेरे पीछे पहुंच जाते हैं, मेरी लोकेशन के बारे में कैसे पता चल रहा है। जबकि जब हम लोग मिस्ट्री फॉरेस्ट में आए थे तो एल्डर जाओ ने कहा था कि यहाँ पर हम लोग रैंडमली एक दूसरी जगह के ऊपर टेलीपोर्ट किए जाएंगे, वे लोग एक दूसरे से दूर होंगे। यहीं पर हमारे जुनजी को एक लड़के की बात याद आती है जिसे मारते हुए उस लड़के ने एंड पे उसे कहा था कि तुम यहाँ पर 7 दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी तो इस सब की शुरुआत हुई है। जी कहता है वो इतना ज्यादा श्योर कैसे था, आखिर उसे इस बारे में कैसे पता था कि मुझे यहाँ पर ट्रैक कर लिया जाएगा। वो वहाँ पर अपने ब्रेसलेट की तरफ देखता और कहता है मुझे लगता है कि इसी में कोई चक्कर है। हमारा जुनजी वहाँ पर अपने ब्रेसलेट की पावर्स को कंसील कर देता है। दूसरी तरफ इवियान ली को भी दिखाते हैं जो काफी गुस्से में होता है, कहता है उस लड़के के ट्रैक्स पता नहीं कहाँ पर चले गए, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे, वो पता नहीं कहाँ पर चला गया है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसका साथी उसे कहता है लगता है कि उसने अपने ब्रेसलेट को उतार दिया होगा या फिर उसका ब्रेसलेट खराब हो गया होगा। इवियान ली उसे कहता है नहीं वो अपने ब्रेसलेट को फेंक तो नहीं सकता क्योंकि उसे भी पता है कि ब्रेसलेट के बिना वो वापस नहीं जा सकता। है कि उसने अपनी इस ब्रेथ को यहाँ पर कंसील कर लिया है, उसने ब्रेसलेट की पावर को किसी शील्ड की मदद से कवर कर दिया है ताकि हम उसे सेंस न कर सकें। उसका साथी उसे कहता है तो फिर क्या हम लोग अभी भी उसे ढूंढने वाले हैं? इवियान ली उसे कहता है हाँ हम लोग उसे ढूंढेंगे, तब तक कि वो लड़का हमें मिल नहीं जाता तब तक हम उसे ढूंढते रहेंगे क्योंकि मुझे आज हर हाल में उस लड़के को मारना ही है। उसके बाद वो अपने साथियों से कहता है सभी लोग अलग अलग हो जाओ और जाकर उस लड़के को ढूंढना स्टार्ट करो। वो सभी लोग अलग अलग होकर उसे ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि 2 दोस्त जो कि अलग जा रहे होते हैं वो लोग कहते हैं ये इतना बड़ा जंगल है हम उसे कहाँ पर ढूंढेंगे, उसने हमें यहाँ पर भेज दिया। मैंने सुना है कि इससे पहले जो 4 लोग उसे मारने के लिए निकले थे वो चारों जिंदा वापस नहीं आए, वो चारों के चारों मर चुके हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अगर हमारा सामना उस लड़के के साथ हो जाता है, वो लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, हम लोग उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो उसी वक्त वहाँ पर तेज हवा चलती है तो वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उसके साथ जो मोटू दोस्त होता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है। चश्मे वाला उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मुझे भी बहुत ज्यादा डरा रहे हो, यहाँ पर जंगल की वजह से हमें इस तरह महसूस हो रहा है। उसी वक्त उसके सर में एक छोटा पत्थर लगता है। चश्मे वाला लड़का पीछे की तरफ देखता है और कहता है ये कौन है, कौन हमारे पर पत्थर मारा? तुम्हारा जुनजी ऊपर बैठा होता है, उसे कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और जबरदस्त चीख मारते हैं। जुनजी वहीं पर नीचे उतर आता है, वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। चश्मे वाला लड़का हमारे जुनजी से कहता है जुनजी हमारे ऊपर अटैक मत करना क्योंकि हमारे लोग अभी पीछे ही हैं, वो सभी लोग हमारे पीछे पीछे यहाँ पर आ रहे हैं, तुमने हमें मारा तो फिर तुम भी नहीं बच पाओगे। मोटू से कहता है हाँ अब जहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। हमारा जुनजी उनसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जहाँ से भागने की कोशिश करूंगा? फिर साथ ही वो अपने पास से दोनों पत्थर वहाँ पर फेंकता है। पत्थर मोटू के सर के पास से गुजरता है जबकि दूसरा पत्थर उस चश्मे वाली की टांगों के बीच से निकलता है, यानी कि वो पत्थर इतने ज्यादा पावर के साथ वहाँ पर जाते हैं कि पेड़ को भी तोड़ देते हैं। वो दोनों ही जल्दी से बाहर निकलते हैं और हमारे जुनजी के सामने अपना सर रखते हुए कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है।
है। जुनजी कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। उसे कहते हैं ठीक है, हम लोग तुम्हारा काम करने को तैयार हैं। तो नेक्स्ट सीन हमें दूसरे एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर एवियन ली होता है। एवियन ली कहता है हम लोगों ने काफी सारे लोगों को जुनजी को ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग वापस आ पाए हैं, बाकी के सभी लोग कहाँ पर हैं। उसके दूसरे साथियों से कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि जुनजी ने बाकी के सभी लोगों को मार दिया होगा। एवियन ली उनसे कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्लाउड चू इस वक्त काफी ज्यादा जख्मी है, वो जख्मी होने की वजह से उन सभी को तो नहीं मार सकता। उसके साथ जो लड़की होती है वो उसे कहती है हो सकता है कि उनके साथ कुछ और हो गया हो, या फिर यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल बीस्ट हो सकता है जिसने उसको मार दिया हो। इस वक्त उन्हें जंगल के अंदर से काफी सारे बीस्ट के आने की आवाज आती है। वो लोग कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, अचानक से ये इतनी सारे बीस्ट की आवाज कहाँ से आ रही है। सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं तो वहाँ से उन्हें उनके दो दोस्त आते हुए दिखाई देते हैं। मोटू और चश्मे वाला भागते हुए आ रहे होते हैं और उनके पीछे बहुत सारे बीस्ट लगे होते हैं। यहाँ पर बीस्ट स्ट्राइड आई है क्योंकि हमारे जुनजी के पास अभी भी वो पिकालो होता है। उसने पिकालो को यूज करते हुए यहाँ पर मॉन्स्टर्स को बेजर्व कर दिया है। सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं, जबकि वो मोटू कह रहा होता है उस लड़के ने कहा था कि उसके पास एक छोटा सा फेवर चाहिए, लेकिन ये छोटा फेवर तो बहुत ही बड़ा फेवर है। जंगल के सारे बीस्ट को हमारे पीछे लगा दिया है, मैं जल्दी से जल्दी भागना होगा और साइड पर हटना होगा, क्योंकि अगर हम इन बीस्ट के पाँव के नीचे आ गए तो हम लोग मारे जाएंगे, ये बीस्ट हमें मार डालेंगे। जुनजी अपने हाथ में पिकालो लेकर बैठा होता और कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये पिकालो यहाँ पर मेरा इतना ज्यादा काम आ सकता है। पता है कि अब काफी दिनों तक वो लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा जुनजी वहाँ से सीधा रिवर की तरफ जाता और कहता है अब मैं यहाँ पर रिवर के पास से कुछ पानी ले लेता हूँ ताकि मैं अगले कुछ दिन गुजार सकूँ। जैसे हमारा जुनजी वहाँ पर पहुँचता है तो उसे महसूस होता है कि वहाँ पर पहले से कोई है। वहाँ पर शुई कियान होती है। शुई कियान वहाँ पर आपस में बात कर रही होती है और कहती है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पता नहीं मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया है। तो जुनजी कहता है ये वाली आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे याद है कि कैम्पसिस फैमिली में से कोई भी फीमेल डिसाइपल यहाँ पर नहीं आई थी, ये लड़की कौन हो सकती है। हमारा जुनजी जैसे आगे की तरफ बढ़ता है तो शुई कियान चिल्लाकर उसे कहती है कौन है वहाँ पर, जारियों से बाहर निकलो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। जुनजी बाहर निकलता है और उसे कहता है शुई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शुई कियान उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। साथ ही वो फाइट करने के लिए रेडी होती है और उसे कहती है तो क्लाउड चू चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। वो बड़ी स्पीड से पंच मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहीं पर उसका पाँव अटक जाता है और वो ग्राउंड के ऊपर बैंग करके गिर जाती है। उसे कहती है प्लीज जाना मत, आज मुझे तुमसे फाइट करनी है और मैं तुम्हें से फाइट करके रहूंगी और मेरे पाँव के ऊपर भी मोच आई है, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ। जुनजी आगे बढ़ता है, वहाँ पर आग जलाता है और उसे वहीं पर बिठा लेता है। फिर साथ उसके पाँव के अंदर जो मोच आई होती है उसको पाँव को भी सीधा करके देता है। फिर वो वहीं पर उसके पास ही बैठ जाता है और उसे कहता है तुम्हारे मास्टर गु को अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझसे फाइट करके मुझे नहीं हरा सकती, फिर भी उसने तुम्हें यहाँ पर मुझे मारने के लिए भेज दिया। शुई कियान उसे कहती है इस सबसे मास्टर गु का कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ। जुनजी कहता है क्या तुम मुझे मारने के लिए आई हो। वो उसे कहती है हाँ मैं तुम्हें मारने के लिए ही आई हूँ। हम सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है यहाँ पर कैम्पसिस फैमिली का टेस्ट हो रहा है कोड डिसाइपल का, और ये सभी लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे से पहले कोई तुम्हें मार डाले, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 54 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी शुई कियान जुनजी से कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। मुझे पता है कि इस टेस्ट में बहुत सारे लोग तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, इससे पहले कि वो सभी लोग तुम्हें मार डाले मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारना है। हमारा जुनजी उसे कहता है तुम्हारे लिए ये बात ज्यादा अच्छी नहीं थी कि दूसरे लोग मुझे मार डालें, तुम्हारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता। वो उसे कहती है नहीं मुझे यहाँ पर तुम्हें अपने हाथों से मारना है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। जुनजी उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता और कहता है ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा पागल है। जुनजी वहाँ पर आग के ऊपर एक मछली भून रहा होता है, वो उसके सामने उसे करते हुए कहता है मैं तुझे यहाँ पर इस बारे में सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पाओगी। तो शुई कियान उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मुझे खाना देगा तुम अपने आप को मुझसे बचा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी। जुनजी उसके सामने से मछली साइड के ऊपर कर लेता है और कहता है अच्छा ठीक है अगर तुम्हें ये मछली नहीं चाहिए तो मैं इसे फेंक देता हूँ। जैसे वो उसे फेंकने लगता है शुई कियान उसे कहती है अरे फेंकना मत, जल्दी से मेरे पास लाओ। तो उसके पास से वो मछली छीन लेती है, फिर उसे खा जाती है। वहाँ पर वो 3 मछलियाँ खाती है और उसे कहती है अब मेरा पेट भर गया है। शुई कियान उसे कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे से कुक कर सकते हो, तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। जुनजी उसे कहता है और मुझे क्या पता था कि यहाँ पर सिर्फ 3 मछलियाँ खाकर तुम अपना सारा गुस्सा भूल जाओगी और मुझे मारने की रट खत्म कर दोगी। उसे कहती है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। शुई कियान फिर साथ ही उसे कहती है लेकिन मेरी बहन ल्यूज यांग वो तो रोजाना इस तरह का खाना खाती होगी क्योंकि तुम दोनों तो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हो, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ रहकर बहुत ज्यादा खुश होगी। तुम्हारा जुनजी उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है। कियान में इस बात से हैरान होती है कि ये आगे से कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। फिर रात हो जाती है और वो लोग वहीं पर सो जाते हैं। जब रात के वक्त वो सो रही होती है हमारे जुनजी को ल्यूज यांग का सपना आता है जब मास्टर बिंगली से लेकर गई थी। तो हमारा जुनजी जल्दी से उठकर बैठ जाता है और साथ ही वो बहुत सा घबराया हुआ भी होता है। वो कहता है अभी प्लीज मत जाओ, लेकिन साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर शुई कियान सो रही होती है। हमारा जुनजी कहता है कि रात तो बहुत ज्यादा ठंडी है, तुम इस वक्त मेरे साथ होती ल्यूज यांग, तुम्हें मैं अपने पास वापस लेकर आऊंगा। हमारा जुनजी भी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त शुई कियान उठकर आ जाती है और पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेती है। तो जुनजी से कहती है अब मुझे लगता है कि अब तुम्हें ठंड नहीं लग रही होगी, क्या अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है। हमारा जुनजी जल्दी से पीछे की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है शुई कियान ये तुम क्या कर रही हो। शुई कियान शर्माते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है जुनजी मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया,
मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जुंजी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है, तो उसी वक्त शुइकियान आके बढ़ती है और उसे किस कर देती है। और यहीं पर हमें एक बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर गू शुइकियान से कह रहे होते हैं इस कैम्सिस फैमिली के टेस्ट में जाना होगा, वहाँ पर जाकर तुम ही सिर्फ जुंजी को मार सकती हो, जहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम तभी इसको मार सकती हो। शुइकियान अपने मास्टर गू से कहती है, लेकिन मास्टर गू आपको पता है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मास्टर गू से कहते हैं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। वो अपने पास से एक जार के अंदर से एक छोटा सा कीड़ा निकाल दिया और उसे कहते हैं स्पिरिट ईटिंग वर्म कहा जाता है, जिसकी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। ये उसकी बॉडी के अंदर उसके स्पिरिचुअल सी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो दोबारा कभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज ना कर सके। शुइकियान के मुंह को खोलते हैं और उसके मुंह के अंदर उस कीड़े को डाल देते हैं और कहते हैं पेट के अंदर जो कीड़ा 3 दिन तक रहेगा, 3 दिन तक तुम्हें इस कीड़े को बॉडी के अंदर ही रखना होगा और उसके बाद तुम्हें मौके को ढूंढकर जुंजी के मुंह के रास्ते से इसके मुंह के अंदर डालना होगा। अगर तुम ऐसा कर देती हो और इस कीड़े को उसकी बॉडी के अंदर डाल देती हो, फिर जुंजी को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। जब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज नहीं कर पाएगा तो वो बड़ी आसानी से मर सकता है। शुइकियान को साथ ही एक मेडिसिन देते हैं और कहते हैं इस मेडिसिन की मदद से ये कीड़ा तुम्हारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट नहीं होगा, इसी वजह से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढकर तुम्हें कैम्सिस फैमिली के उस टेस्ट में भेज दूंगा, मैं तुम्हें मिस्टी फॉरेस्ट में भेजूंगा, बाकी का सब कुछ तुम्हें खुद ही करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि जुंजी के मिलने के बाद तुम्हें इस कीड़े को उसके मुंह के अंदर कैसे डालना है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन मिस्टी फॉरेस्ट का दिखाया जाता है। रात के खत्म होने के बाद दिन होता है और ड्रीम फैमिली के लोगों को दिखाते हैं। ये लोग भी यहाँ पर आए होते हैं। विज्ञान के साथ ड्रीम फैमिली के 2 लड़के भी होते हैं। तो एक वाला दूसरे से कहता है मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि कैम्सिस फैमिली वाले अपने इतने सारे लोगों को यहाँ पर भेजेंगे सिर्फ एक लड़के को मारने के लिए। ये टेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ नाम का टेस्ट है, असल में तो यहाँ पर इस जुंजी लड़के का शिकार किया जा रहा है। दूसरा लड़का उसे कहता है गू ने यहाँ पर इस लड़के को मारने के लिए हम सभी को भेजा है, मतलब यह कि इस लड़के की बैकग्राउंड बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। उसका दोस्त उसे कहता है तुम उस लड़के को ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, वो लड़का तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से गाँव का रहने वाला है। उसका दोस्त उसे कहता है मैंने सुना था कि उसके छोटे से गाँव में उसकी एंगेजमेंट हुई थी शुइकियान के साथ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुमने शुइकियान को वहाँ पर उसके पास भेज दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों फिर से एक हो जाएं। तो उसका दोस्त उसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस लड़की की परवाह है, वो मेरे नजर में कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो लोग तो मेरे साथ सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं ताकि वो मेरी मदद से इंपीरियल फैमिली में अपनी शुई फैमिली को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सके, इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बना दिया है। इसी वक्त एक बंदा भागता हुआ उनके पास आता है और उनसे कहता है यंग मास्टर शुइकियान वापस आ गई है। शुइकियान वापस आती है तो वो लड़का उसे कहता है तुम वापस आ गया, मुझे ये बताओ कि काम कैसा रहा। शुइकियान उसे कहती है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ काम की परवाह है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहे हो। तुम बॉयफ्रेंड से कहता है नहीं मुझे यहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी का भी बहुत ज्यादा ध्यान है, मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुम कैसी हो, फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी परवाह नहीं करता तो फिर मैं यहाँ पर क्यों खड़ा होता, हम लोग तो कब के यहाँ से चले गए होते। दूसरा लड़का कहता है मिस शुइकियान ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने यहाँ पर इस मिशन को फेल किया होगा, ये इस मिशन को जरूर पूरा करके आई होगी। शुइकियान भी उसे कहती है हाँ मैंने अपने मिशन को पूरा कर दिया है, मेरा काम हो चुका है। तो शुइकियान का बॉयफ्रेंड उसे कहता है तो फिर चलो हम लोग वापस चलते हैं, हम लोग इंपीरियल सिटी में वापस चलते हैं, तुमने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, मैं जाकर रेस्ट करने की जरूरत है। तो उनका दोस्त उनसे कहता है ठीक है तुम लोग वापस चले जाओ, मुझे अभी यहीं पर रुकना है। तो उसका दोस्त से कहता है तुम यहाँ पर रुककर क्या करने वाले हो, तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर रुककर उस क्लाउड चू से मिलने वाला हूँ, मैं भी तो देखूंगा यार वो कितना ज्यादा महान वॉरियर है जिसके लिए इतने सारे लोगों को मारने के लिए भेजा गया है। तो नेक्स्ट सीन हमारे जुंजी का दिखाया जाता है। जुंजी जंगल में आराम से लेटा होता है, वहीं पर लेटे लेटे वो अपने कोट की तरफ देखता है जो कि उसने शुइकियान के ऊपर दिया हुआ था, उसके ऊपर उसका बाल होता है। शुइकियान के बाल को उठाता और कहता है शुइकियान मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। साथ ही हमारा जुंजी वहाँ पर अपने आसपास देखता है और उनसे कहता है चलो जल्दी से अब बाहर निकल आओ, मुझे पता है कि तुम सभी लोग यहीं पर छुपे हुए। उसके दोनों साइडों से बहुत सारे कैम्सिस फैमिली के डिसाइपल्स निकल आते हैं और यहीं पर इवियन ली भी होता है। इवियन ली की हालत भी काफी खराब होती है क्योंकि ये सभी लोग बीच से बचते बचते काफी दिनों के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। इवियन ली गुस्से के साथ उसे कहता है हिम्मत कैसे हुई, तुमने जहाँ पर इतने सारे बीच को हमारे पीछे लगा दिया, क्या लगता है कि इस तरह तुम हमारे हाथ से बच जाओगे, तुमने एक बहुत ही घटिया ट्रिक को यूज किया। हमारा जुंजी ब्रेसलेट को उसके सामने करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने जहाँ पर घटिया ट्रिक को यूज किया, बल्कि तुम लोग यहाँ पर घटिया ट्रिक्स को यूज कर रहे हो, सुबह से मुझे ट्रैक कर रहे थे। बाकी के लड़के भी उसे कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है, वहाँ पर मरने के बाद अगली लाइफ में इस बात को याद रखना है, कभी भी इतनी ज्यादा एरोगेंटली बात मत करना। इवियन ली जल्दी से अपना वेपन निकाल लेता है, हमारे जुंजी से कहता है चलो अब अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर फाइट करते हैं क्योंकि तुम्हारे मरने का वक्त हो चुका है। जुंजी कहता है हाँ वैसे भी मुझे तुम सभी लोगों की शक्लें देखने का कोई भी शौक नहीं है, तो क्यों ना इस सब कुछ यहीं पर खत्म करते हैं। ली बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और साथ उसके बाकी के सारे साथी भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी से सभी लोग एक साथ मिलकर हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने, जबकि हमारा जुंजी अपनी तलवार को घुमाते हुए एक बार में सभी के ऊपर स्लैश लगाता है, उनमें से काफी सारे पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और जुंजी यहाँ पर अपनी एक स्पेशल मूव जिसका नाम फ्लाई स्टार स्वर्ड स्लैश होता है उसको यूज करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और उसके बाद दिखाते हैं जी वहाँ पर सेंटर में खड़ा होता है जबकि बाकी के सभी लोग ग्राउंड के ऊपर गिर चुके होते हैं। यहाँ ली बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे सारे के सारे साथी सिर्फ ये एक ही अटैक में मारे गए, सिर्फ अकेलौता मैं बचा हूँ जहाँ पर जो अभी तक जिंदा है। यहाँ ली हमारे जुंजी से कहता है तुम्हारा स्पिरिट कल्टीवेशन लेवल तो सिर्फ 4th लेवल पर है, तो तुम्हारे पास इतने सारे स्किल्स कैसे हो सकते हैं, आई
तुम हो कौन? तुम यहाँ पर अपने आप को छुपा रहे हो। जुंजी अपनी तलवार को लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मैं वो इंसान हूँ जो यहाँ पर तुम्हारी जान लेने वाला है। इवियन ली आगे से बहुत ज्यादा हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम तो यहाँ पर सपना देख रहे हो। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और सारी तलवारों को निकालता है जो कि एनर्जी से बनी होती है। वो सारी की सारी एनर्जी से बनी हुई तलवारें उड़ती हुई हमारे जुंजी की तरफ आगे बढ़ती है। जुंजी उनके सामने खड़ा होता है। वो उसे कहता है तुम्हारे पास आज 9 जिंदगियां क्यों ना हो, मैं तुम्हारी एक एक जिंदगी को यहाँ पर खत्म करूंगा। जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकते। वो सारी की सारी तलवारों के एनर्जी अटैक्स वहाँ पर जाकर जुंजी की बॉडी से टकराते हैं तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। इवियन ली दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। इवियन ली कहता है उसका कोई भी ट्रेस दिखाई नहीं दे रहा, लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो यहाँ से भाग तो नहीं सकता, कहीं वो भाग तो नहीं गया। साथ ही वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई भी मेरे इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता, कोई भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता। जबकि हमारा जुंजी उसी वक्त बड़ी स्पीड से उसके पीछे पहुंच जाता है, अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो इवियन ली भी अपनी तलवारों को पीछे की तरफ घुमाता है और उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करता है और पीछे की तरफ घसीटा जाता है। तो हमारे जुंजी से कहता है तुमने यहाँ पर मेरे उस तलवार के अटैक को भी अवॉइड कर लिया जो कि कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, कि तुम यहाँ पर सिर्फ कमजोर होने का नाटक करते हो और मुझे लगता है कि यही तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है। उसे कहता है नहीं, ये मेरी असली स्ट्रेंथ नहीं है, अभी मेरे पास बहुत सारे स्किल्स हैं। ली यहाँ पर अपनी फॉरबिडन टेक्निक को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी फॉरबिडन टेक्निक को रिलीज करता है उसकी बॉडी से काफी सारी पर्पल लाइटनिंग निकलना शुरू हो जाती है, रेड कलर की लाइटनिंग निकलना शुरू हो जाती है, साथ ही उसकी आंखें भी वहाँ पर चमक रही होती हैं। हमारा जुंजी भी इसके स्पेशल स्किल को रिलीज होते हुए देखकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के के पास तो स्पिरिट सीलिंग स्किल है। इवियन ली जब अपनी स्किल को अनलॉक करता है तो उसकी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो बड़ी स्पीड के साथ हमारे जुंजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जब उसके साथ अपनी तलवार को टकराता है तो वहाँ पर काफी सारी एनर्जी निकलती है और हमारा जुंजी पीछे की तरफ गिर जाता है। जुंजी काफी दूर तक उड़ता हुआ जाता है, पीछे जाकर पहाड़ी के साथ टकराता है। यहाँ लीव से कहता है क्या तुमने देखा, ये मेरी असली स्ट्रेंथ है, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था। अपनी सारी स्ट्रेंथ के साथ मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं कोड डिसेबल बनने के लायक हूँ जबकि तुम नहीं हो। तो यहीं पर इस मिस्टी फॉरेस्ट में कुछ और लोगों को भी दिखाती हैं जो कि ये सब कुछ मॉनिटर कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं 5 दिन से यहाँ पर बीस्ट टाइट थी और ये सभी लोग उस बीस्ट टाइट के आगे आगे भाग रहे थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर एक बहुत ही फियर्स बैटल हो रही है। यहाँ पर हो क्या रहा है समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर इतनी पावरफुल बैटल कैसे हो सकती है। उनमें से एक कहता है जरा इस लड़के की तरफ देखो जो कि अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा है, इसके बाल रेड कलर के, मुझे लगता है कि ये इवियन ली है। ली भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जुंजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है जो लोग यहाँ पर मुझसे कम्पीट करने की कोशिश करेंगे वो सभी लोग मरेंगे। वो तीनों लोग जो कि यहाँ पर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं वो कहते हैं हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये लोग इस हद तक पहुंच सकते हैं। वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, उसने इवियन ली को यहाँ पर उसकी फॉरबिडन टेक्निक को रिलीज करने पर मजबूर कर दिया। तो ली के पास जो पावर्स है वो हमारी पावर्स लेवल के बराबर पहुंच चुकी है, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि दूसरा लड़का क्लाउड चू मरने वाला है। इवियन ली हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के बाद उसे वहाँ पर गिरा देता है और उसे कहता है अब तो तुम्हारे बचने का कोई चांस ही नहीं है, खुद से ये सब कुछ किया है। तो जैसे वो सामने की तरफ देखता है तुम्हारा जुंजी धुएं में से फिर से बाहर निकल आता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। जुंजी उसे कहता है मुझे नहीं पता पर कैसे, तुम्हारे स्ट्राइक्स के अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है, तुम्हारे अटैक्स बिल्कुल बेकार हैं, तुम थोड़ी सी और पावर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 55 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 56 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंजी की फाइट इवियन ली के साथ हो रही होती है। इवियन ली अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपनी पावर्स को अनफॉरबिडन टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करता है जो कि उसकी छुपी हुई पावर्स होती हैं। उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी रेड कलर की इलेक्ट्रिसिटी निकलना स्टार्ट हो जाती है। वो जुंजी के ऊपर बहुत ही जबरदस्त से अटैक करता है जिसकी वजह से हमारा जुंजी पीछे जाकर गिर जाता है और उसे लगता है कि उसने जुंजी को मार दिया। हमारा जुंजी वहाँ से धुएं में से बाहर निकलता है और उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम इतनी आसानी से मुझे मार सकते हो, कि तुम्हारे अटैक्स के अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है, लगता है कि तुम अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं कर रहे। तो इवियन ली इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे ब्लेड के अंदर इस तरह सर्वाइव कैसे कर सकते हो। यहाँ पर मैंने फॉरबिडन टेक्निक को रिलीज करते हुए अपनी फुल पावर को यूज किया है। हमारा जुंजी उसे कहता है मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर अपनी पावर्स को तरह से इंक्रीज किया है, तुमने एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पावर्स को यहाँ पर इंक्रीज तो कर लिया है, लेकिन इस पावर के खत्म होने के बाद तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल लो हो जाएगी। यहाँ पर इस बात को बाकी सभी से छुपा सकते हो लेकिन मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते। इस वजह से तुम एक कोड डिसेबल बनने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम यहाँ पर गलत तरीकों को यूज करते हुए अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे हो। साथ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चलो फिर इस फाइट को यहीं पर एंड करते हैं। दूसरी तरफ से इवियन ली भी अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं, दोनों की अपनी अपनी तलवारों को टकराने के बाद वहाँ पर शांति हो जाती है। जुंजी आगे गुजर जाता है, इवियन ली ग्राउंड के ऊपर खड़ा होता है। इसी के साथ ही इवियन ली के पास उसकी जो तलवारें होती है वो टूट जाती है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे हार सकता हूँ। फिर हमारा जुंजी भी ग्राउंड के ऊपर लैंडिंग करता है और उसके मुंह से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारा जुंजी
जुंजी भी यहाँ पर इस अटैक की वजह से काफी जख्मी होता है। वो कहता है नहीं यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन अब मैं दोबारा अपनी स्पिरिट एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा। मुंह से ब्लड इसलिए निकला है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर वो कीड़ा जो कि शुइयान ने उसकी बॉडी के अंदर डाला था वो अब काम कर रहा है, जिसकी वजह से अब हमारा जुंजी अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज नहीं कर पाएगा। हमारे जुंजी के हाथ में उसकी जो तलवार होती है वो उसकी मास्टर स्पिरिट होती है, मास्टर स्पिरिट भी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ जुड़ी होती है, इसी वजह से वो डेसिपेट होना स्टार्ट हो जाती है। जुंजी कहता है पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन मैं अपनी तलवार को यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में मेंटेन नहीं रख पा रहा। पता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस लड़के ने मेरे पर अटैक करते हुए कोई ऐसा अटैक किया होगा जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी जाया होती जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, उसके पास ऐसे स्किल्स कैसे हो सकते हैं। विवियन ली को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है। वो हंसते हुए उससे कहता है लड़के देखो जरा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुमने यहाँ पर मुझे जख्मी कर दिया और मुझे हरा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम्हारी हालत भी बहुत ज्यादा खराब है, तुम सीरियसली इंजर हो चुके हो। अब तुम यहाँ पर अपने सोल वेपन को यूज नहीं कर सकते। अगर तुम अपने सोल वेपन को यूज नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने आप को यहाँ पर दूसरे डीमन मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक दिन भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे, बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर मारे जाओगे। तो मेरा काम जो कि यहाँ पर मैं अपने हाथ से करने वाला था अब वो कोई और मॉन्स्टर कर देगा या फिर मेरे कोई और दोस्त आकर ये काम मुकम्मल कर देंगे, तो मुझे यहाँ पर अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जुंजी उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं दूसरी बार जिंदा हुआ हूँ, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पर आकर कैम्पसिस फैमिली के एक छोटे से लड़के के हाथों से मारा जाऊँ। इंपीरियल सिटी में अपना फुटबॉल बनाना ये मेरा पहला प्लान था और उसके बाद मैं आगे बढ़ने वाला था। मुझे यहाँ पर मरना नहीं है, मुझे इस टेस्ट को पास करना है, यहाँ से वापस जाना है, लेकिन मैं ऐसा कैसे करूंगा। तो विवियन ली अभी भी यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहा था। वो वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम अपनी सोल पावर को यूज नहीं कर सकते, अगर सोल पावर को यूज नहीं कर सकते तो तुम मरोगे, ये तुम्हारा कर्मा है, तुमने मेरे साथ पंगा लिया था, वजह से अब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ख्वाहिश तो यही थी कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकूं, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार सकता। तुम कभी भी हमारी कैम्पसिस फैमिली में दोबारा नहीं लौट पाओगे। हमारा जुंजी पीछे की तरफ मुड़ता है, वहाँ से एक तलवार उठाता है और उसे कहता है तुम्हें ऐसा लगता है यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन एक काम है जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन विवियन ली को तो मौत का बिल्कुल भी डर नहीं रहा। वो उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने वाले हो, चलो ठीक है फिर जल्दी आओ और मुझे मार डालो, अगर तुम मुझे यहाँ पर मार देते हो तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाएगा। जुंजी अपनी तलवार को उठाता है और उसे मारने लगता है। वो उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, लेकिन वहीं पर अपनी तलवार को रोक देता है। विवियन ली उसे कहता है क्या हुआ, तुमने यहाँ पर अपनी तलवार को रोक क्यों दिया, ऐसा तो नहीं है कि अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्यों मुझे मार क्यों नहीं रही। तुम्हारा जुंजी भी वहीं पर सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, ये जानबूझकर मुझे ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं इसे मार डालूं, आखिर कोई जानबूझकर मरना क्यों चाहेगा। मुझे लगता है इन लोगों ने यहाँ पर कोई प्लान बनाया हुआ है, उसी प्लान के तहत ये लोग मुझे यहाँ पर फंसाना चाहते हैं। इसी के साथ विवियन ली फिर से उसे कहता है लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको, तुम तो अपनी तलवार भी नहीं चला सकते। वक्त तुम्हारा जुंजी अपनी तलवार को घुमाता है और उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, और सामने की तरफ से एक जबरदस्त साउंड वेव वाली एनर्जी रिलीज होती है। तो सामने जो बंदा होता है वो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को यूज कर रहा है जो कि साउंड के ऊपर बेस करती है। वो एक जबरदस्त अटैक करता है जिसकी वजह से जुंजी अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन जंप करते हुए काफी दूर तक हट जाता है। तो वो साउंड मार्शल आर्ट्स का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर ये सभी लोग जो कि बाहर बैठे ये सब कुछ देख रहे होते हैं, वो सभी लोग कहते हैं हमें अब कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। यहाँ पर अचानक क्या हुआ कि अपनी तलवार को उठाकर विवियन ली को मारने वाला था, जबकि उसी वक्त वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी वेव निकली, लेकिन उसके बाद हमें कुछ भी नहीं पता कि वहाँ पर हुआ क्या है, हमें अचानक से यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो वो सभी लोग जो 3 लोग पहले पिछले एपिसोड में दिखाए गए थे वो लोग भी कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर मिस्टी फॉरेस्ट में कोई बाहर से भी आया हुआ है। बिल्डर्स भी वहाँ पर बाहर बैठे सब कुछ देख रही होती है, लेकिन उनके सामने जो लाइव वीडियो चल रही होती है वो वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। सीन में अंदर का दिखाया जाता है। हमारा जुंजी साउंड मार्शल आर्ट्स के अटैक की वजह से काफी दूर जाकर गिरता है। जुंजी कहता है ये वाली मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट वॉइस तो काफी ज्यादा पावरफुल थी। जुंजी कहता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यहाँ पर एक और दुश्मन निकल आया है जो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है और मैं यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी यूज नहीं कर पा रहा। यहाँ पर ड्रीम फैमिली का वो लड़का पहुंच जाता है जो कि उस वक्त शुइकियानो दूसरे लड़के के साथ था। वो अपने बड़े से राइनो के ऊपर वहाँ पर आता और कहता है लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ली फैमिली के यंग मास्टर को मार डाला है। जुंजी ली फैमिली के यंग मास्टर की तरफ देखता है तो वो वाकई में मार चुका होता है। हमारा जुंजी उसे कहता है यहाँ पर मैंने इसको नहीं मारा बल्कि तुमने इसे मारा और ये इल्जाम तुम मेरे सर पर लगा रहे हो। वो लड़का हमारे जुंजी से कहता है हाँ यहाँ पर मैं तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन तुमने यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक कर लिया और तुम फिर भी जिंदा हो। अफसोस की बात तो यह है कि विवियन ली यहाँ पर मारा गया। अब अगर मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ भी देता हूँ तब भी तुम यहाँ पर विवियन ली को मारने के जुर्म में जरूर मारे जाओगे। उसे कहता है मुझे पता है कि तुम ड्रीम फैमिली के एक स्टूडेंट हो, तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, लेकिन तुम लोगों की हिम्मत तो देखोगे। तुम लोग यहाँ पर हमारे कैम्पसिस फैमिली के टेस्ट के बीच में यहाँ पर एक लड़के को मारने के लिए चले आए हो, तुम लोग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। लड़का आगे से उसे कहता है तुमने वाकई में बहुत अच्छी स्पीच दी है, जबकि तुमने यहाँ पर एक लंबी स्पीच देकर मुझसे ये सवाल पूछा है कि हम ड्रीम फैमिली के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। मैं तुम्हें सिंसियरली सवाल का जवाब तो दे ही सकता हूँ क्योंकि वैसे भी तुम मरने वाले हो। चलो मैं तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। वो उसे कहता है मेरा नाम हुडी जाओ है और मैं ड्रीम फैमिली के 4 यंग मास्टर्स में से एक मास्टर हूँ। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए क्यों आया हूँ, क्योंकि एल्टर खू तुम्हें मारना चाहते हैं, वो तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा था। साथ ही वो अपना ड्रम फिर से निकाल लेता और कहता है तो मैं यहाँ पर तुम्हारा सर लेने के लिए आया हूँ। और साथ ही वो अपने ड्रम के ऊपर स्टिक मारता है। जैसे वो ड्रम के ऊपर
स्टिक मारता है तो वहाँ पर से जबरदस्त साउंड वेव्स निकलती है, जिससे हमारा जुंजी ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी दूर तक जाकर गिरता है। हुडी जाओ आगे बढ़ता है, हमारे जुंजी से कहता है तो आप मुझे जरा ये तो बताओ मिस शुई क्यान को किस करके तुम्हें कैसा महसूस हुआ, क्योंकि हम सभी को तो पहले से पता था कि वो यहाँ पर सब कुछ करने वाली है, लेकिन तुम्हारे लिए लगता है कि तुम्हें अभी तक इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि उसने तुम्हें किस क्यों किया था। तुम्हारी बॉडी के अंदर एक कीड़े को डाल दिया है, वो एक वर्म टाइप का कीड़ा है जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जाने के बाद तुम्हारा स्पिरिचुअल सी को डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि तुम दोबारा से एनर्जी को कैद ना कर सको। वैसे तो इस काम में पूरा 3 दिन लगने थे, लेकिन इवियान ली के फाइट के दौरान तुमने अपनी कुछ ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज किया, जिसकी वजह से उस कीड़े की एक्टिवेशन ज्यादा तेज हो गई, जिसकी वजह से अभी तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करना छोड़ दिया है। तुम यहाँ पर अपनी सोल पावर को यूज नहीं कर सकते, ना ही तुम अपनी सोल स्पिरिट को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर तुमसे फाइट करके अच्छा मजा करने वाला था, लेकिन अफसोस क्या मुझे यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मरता हुआ देखना पड़ेगा, तुम फाइट नहीं कर सकते। अब जबकि तुम यहाँ पर दर्द में तड़प रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए एक एहसान तो कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें आसानी से जल्दी से मौत दे देता हूँ ताकि तुम मर जाओ। जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसी वक्त उस साइड के ऊपर कोई चीज घूमती हुई दिखाई देती है। हमारा जुंजी अपने पिकलो को वहाँ पर फेंक देता है, वो उसकी तरफ देख रहा होता है। उसी वक्त जुंजी अपनी तलवार को निकालता है, सोल वेपन को एक्टिवेट करते हुए उसके कंधे के अंदर धंसा देता है और उसे कहता है मैं थोड़ा बहुत तो इसको यूज कर ही सकता हूँ, चाहे मैं कम्प्लीटली सोल स्पिरिट एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा। हुडी जाओ भी इस बात से बहुत घबरा जाता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास तो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची होनी चाहिए थी। एक तो मैंने इसके ऊपर अटैक किया और इससे पहले शुई क्यान के उस वर्म की वजह से इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ही खत्म हो चुकी थी, फिर इसने मेरे पर अटैक कैसे काट दिया। तुम्हारा जुंजी उसके कंधे में अपनी तलवार दंसाने के बाद वहीं पर नीचे गिर जाता है, तो खुद काफी ज्यादा बुरी हालत में और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी वेस्ट हो चुकी है। हुडी जाओ वहाँ पर सही सलामत खड़ा होता है, सिर्फ उसके कंधे के अंदर चोट लगी है, उसने अपनी तलवार उसके कंधे में दंसाई थी। जाओ कहता है ये वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है, ये लड़का बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, जरा देखो तो सही, ये यहीं पर बेहोश हो गया, फिर भी इसने मुझे यहाँ पर फाइनल ब्लो दे दिया। अगर ये अपनी तलवार को थोड़ा सा इधर करता और मेरी गर्दन में दंसा देता तो मैं मर चुका होता। ठीक है, अब इसको मारने का वक्त आ चुका है। वो अपना नाइफ निकालता है और हमारे जुंजी को मारने लगता है। उसी वक्त उसे सामने नजर आता है जिस बड़े से राइनो के ऊपर यहाँ पर आया था, वो राइनो उसकी आंखें रेड कलर की चमक रही होती है और वो बहुत सा गुस्से में होता है। ये देखकर हुडी जाओ कहता है अब यहाँ पर क्या हो रहा है। वो उसे कहता है एलिस तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम अपने मालिक को यहाँ पर पहचान नहीं रही, ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे ही मारने वाली हो। तो वो उसकी बात नहीं सुनती और बड़ी स्पीड से उसके पीछे लग जाती है, जबकि हुडी जाओ वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। एलिस उसके पीछे लगी होती है क्योंकि हमारे जुंजी ने वहाँ पर पिकलो को एक्टिवेट कर दिया था और इसी की वजह से वो राइनो वहाँ पर गुस्सा हो जाती है, यानी कि वो बीस्ट राइड एक्टिवेट हो जाती है। जुंजी के बेहोश होने के बाद थोड़ी देर के बाद जब वो आहिस्ता से अपनी आंखें खोलता है तो उसे वहाँ पर बर्फ गिरती हुई दिखाई देती है। जुंजी कहता है यहाँ पर तो फिर से स्नो गिर रही है। वहीं पर उसे एक बड़ी सी स्नो जेलीफिश भी दिखाई देती है जो कि उसको कवर कर लेती है। यहीं से हमें नेक्स्ट सीन ड्रीम फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर लिटिल लॉरेन जुंजी के तीनों दोस्तों के पास होती है। वो तीनों दोस्त लॉरेन के साथ बहुत ही अच्छे से बातचीत कर रही होती है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, फिर उसे कहते हैं चलो हमारे साथ शॉपिंग पर चलो। अपने साथ लेकर शॉपिंग पर चले जाते हैं। सभी लोग बाजार में जाकर काफी अच्छे से शॉपिंग करते हैं और बहुत सारे बॉक्सेस खरीद कर वापस आ रहे होते हैं। जबकि यहीं पर ये फैमिली के एक लड़के को भी दिखाते हैं। सेकंड जंग मास्टर ने वहाँ पर एक लड़के को उनके ऊपर नजर रखने के लिए छोड़ा होता है। वो दीवार के पीछे छुपकर इनको देख रहा होता है। वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है ताकि वो लॉरेन को किडनैप कर सके। उसी वक्त पीछे से कोई निकलता है, उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। सभी लोग शॉपिंग करने के बाद एक होटल में जाते हैं, वहाँ पर खाना खाने के लिए अंदर चले जाते हैं। जबकि वहीं पर रूलिंग ली से एक लड़का कहता है यंग मास्टर वो होटल के अंदर चले गए, हमें वहाँ पर जाकर कुछ करना चाहिए। वो अपने पास एक बॉटल निकालता है और कहता है जाओ जाकर वेटर से कहोगे इसके उन लोगों के खाने में ये चीज मिला देना। उनके खाने में चीज मिला देती है, लेकिन वो लोग उस खाने को खाकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होती है जैसे कि उन्होंने उस खाने को खाया ही नहीं। और जो बॉटल उन लोगों ने खाने में मिलाने के लिए वेटर को दी थी, वेटर उनके खाने में वो मिलाकर उनको दे देता है। खाने के बाद वो दोनों ही भागते हुए वॉशरूम में चले जाते हैं। तो फेंग शुई और उसके साथ जी चुआन ये दोनों ही वॉशरूम में जाते हैं और जाकर उसे कहते हैं तो अब हमने तुम्हें पकड़ ही लिया, हम पिछले कई दिनों से तुम्हें देख रहे हैं कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो, लगता है कि तुम लॉरेन को किडनैप करना चाहते हो, इसी वजह से तुम हमारा पीछा कर रहे हो, हमें पता है कि तुम कौन हो, इवियान ली के छोटे भाई हो। फिर इसके बाद ये दोनों इसे काफी ज्यादा पीटते हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 56 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 57 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी बेहोश हो जाता है और बेहोश होने से पहले उसे वहाँ पर स्नो गिरती हुई दिखाई देती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा जुंजी जब आंखें खोलता है वो उठकर बैठ जाता है और कहता है ये क्या, मैं कौन सी जगह पर हूँ। इसी वक्त उसे पीछे से आवाज आती है। हमारा जुंजी पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर फ्रोस्ट स्नो बैठी होती है। फ्रोस्ट स्नो से कहती है तुम तो बुरी तरह से जख्मी थे, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आई हूँ। तो लगा था कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, लेकिन शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। हमारा जुंजी उसे कहता है मिस स्नो तुम यहाँ पर क्यों आई हो,
तुम मेरी जान बचाने के लिए यहाँ पर हो, लेकिन तुमने मेरी जान क्यों बचाई है? वो उसे कहती है ये मेरे मास्टर के ऑर्डर्स थे, मेरे मास्टर टाई ने मुझे कहा था मैं जाकर तुम्हारी जान बचाऊं। मिस स्नो से कहती है मैं तुम्हारे जैसे एक थकी इंसान की जान क्यों बचाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा कमीने हो। तुमने उस दिन बाजार में सभी के सामने मेरा फायदा उठाया था। माना शुंजी से कहता क्या तुम मेरी बात कर रही हो? उसे कहती है मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, क्या तुम भूल भी गए हो उस दिन जब तुम पहली बार यहाँ पर आए थे, अपनी बगी में जा रही थी और मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई थी। ये कहता है लेकिन वहाँ पर तो तुमने मेरा फायदा उठाया था क्योंकि मैं तुम्हारे नीचे था और तुम मेरे ऊपर थी। वो उसे कहती है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। तो शुंजी कहता है अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारा फायदा उठाया था, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। शुंजी उसे कहता है क्या मैं तुम्हारे मास्टर का नाम जान सकता हूँ? वो उसे कहती है मेरे मास्टर का नाम मास्टर टाई है, मास्टर टाई ने मुझे यहाँ पर भेजा है। मास्टर टाई को इस बात का शक था कि कोई और दूसरी फैमिली के लोग यहाँ पर इस टेस्ट के दरमियान में आकर इंटरवीन कर रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने मुझे इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर भेजा। शुंजी उसे कहता है ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है तुम्हारे मास्टर का मेरे पर एक एहसान रहेगा, मैं इस एहसान का बदला अपनी जिंदगी में जरूर चुका दूंगा। साथ ही उसे कहता है मुझे यहाँ से जाना है। वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। मिस स्नो से कहती है तुम्हें तो कुछ ज्यादा जल्दी है। शुंजी कहता है सभी लोग मेरे पीछे हैं, अगर मैं यहाँ से नहीं जाता तो वो सभी लोग तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएंगे, वो सभी लोग क्योंकि मुझे मारने के लिए यहाँ तक जरूर आएंगे। ये बातें करता करता आगे की तरफ बढ़ जाता है, उसे गुड बाय बोलता है, जबकि मिस स्नो भी उसे गुड बाय बोल देती है। जैसे माना शुंजी आगे बढ़ता है वो एक ट्रांसपेरेंट वॉल के साथ टकरा जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। मिस स्नो वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है क्या हुआ, अब क्या तुम्हें मजा आया या नहीं? अब जाओ ना जहाँ से, तुमने तो गुड बाय बोल दिया था। हमारा शुंजी वहीं पर आसपास कुछ ढूंढना शुरू कर देता है। मिस स्नो से कहती है लड़की अब तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो? हमारा शुंजी से कहता है मैं यहाँ पर कोई लूप होल ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उस लूप होल को ढूंढकर इस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करके इससे बाहर निकल सकूं। मिस स्नो से कहती है जब तुम बहुत ज्यादा जख्मी थे तो मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी, तभी मुझे यहाँ पर एक ओपनिंग दिखाई दी, हम पता नहीं कैसे मैं यहाँ पर पहुंच आई। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट अरे फॉर्मेशन है, पर आसपास दीवारें है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। कहता है तो मुझे ये बात पहले भी बता सकती थी, यहाँ पर मुझे इसके साथ टकराने से पहले। साथ ही मेरा शुंजी वहाँ पर से लूप होल्स को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। इस स्नो से कहती है तुम्हें वहाँ पर उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पर है। हमारा शुंजी उसके पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ से उठने का कष्ट करोगे? मुझे देखने दो कि यहाँ पर कौन सी फॉर्मेशन बिछाई गई है। वो उसे कहती है लेकिन तुम इसको देखकर क्या करोगे, कौन सा इस फॉर्मेशन को ओपन कर लोगे? तुम्हारा शुंजी उसे कहता है तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं इस फॉर्मेशन को ओपन नहीं कर सकता, मैं इस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। स्नो की बात सुनने के बाद साइड पर हट जाती है और कहती है ये एक लेवल 4 की फॉर्मेशन है, तुम्हें इसे डीएक्टिवेट करना है तो फिर इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मास्टरी की जरूरत है, क्योंकि मैं पिछले कई घंटों से यहाँ पर इसको डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं इसको डीएक्टिवेट नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बचा कर रखना चाहिए ताकि हमें यहाँ पर मदद मिल सके, इससे पहले कि तुम सारी एनर्जी इसी फॉर्मेशन के ऊपर जाया कर दो। शुंजी यहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना स्टार्ट करता है। जैसे वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर उसके अंदर से काफी सारी फॉर्मेशंस बाहर निकल आती हैं। शुंजी कहता है यहाँ पर एक फॉर्मेशन नहीं बल्कि 2 फॉर्मेशंस हैं, यहाँ पर एक लेवल 6 की और लेवल 3 की 2 हिडन फॉर्मेशंस हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए तुम कह रही थी कि यहाँ पर एक लेवल 4 की अरे फॉर्मेशन है। ये कहता है कि तुम यहाँ पर लेवल 4 वाली जैसे तुम कह रही थी जो लेवल 3 की है उसे तुम अनलॉक भी कर देती है, उसके बाद लेवल 6 की फॉर्मेशन आती है और उसे तुम अनलॉक नहीं कर पाती। ये बात सुनने के बाद मिस स्नो काफी हैरान होती है और कहती है इस लड़के को कैसे पता चला कि यहाँ पर एक लेवल 6 की अरे फॉर्मेशन है, तो इसने लेवल 3 की फॉर्मेशन को अनडू भी कर लिया है। ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही इस फॉर्मेशन को ओपन कर रहा है जैसे कि किसी अपने घर का दरवाजा खोल रहा हो। ये एक जीनियस है, इसी वजह से तो मास्टर जैंग ने इसे अपना कोल्ड डिसाइपल चूज किया है। हमारा जुंजी वहीं पर अपने मुंह से ब्लड खांसना शुरू कर देता है। स्नो से कहती है क्या तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। बॉडी के अंदर एक कीड़ा है जो कि मेरी बॉडी की स्पिरिचुअल सी को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेरी वेन्स को अंदर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से अब मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। यहाँ पर इस फॉर्मेशन को आधा अंडू कर दिया, बाकी का सब कुछ मैं तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, मैं साथ साथ तुम्हें बताता जाऊंगा, तुम्हें इस तरीके को यहाँ पर परफॉर्म करना होगा। वो उसे कहती है अच्छा ठीक है। जुंजी वहाँ पर पीछे खड़ा हो जाता है और मिस स्नो वहाँ पर उसकी बातें सुनकर अरे फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करना स्टार्ट करती है। थोड़ी देर में वो उसको डीएक्टिवेट कर देती है। जैसे वो अरे फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करते हैं तो उनके सामने से ट्रांसपेरेंट वॉल खट जाती है और उनके सामने एक बड़ा सा घर आ जाता है। जुंजी कहता है ये कौन सी जगह है? वो कहती है मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी जगह है। जुंजी कहता है मुझे लगता है कि किसी ने यहाँ पर स्पेस को सील किया हुआ था इस मैजिकल अरे फॉर्मेशन के अंदर। उसी वक्त वहाँ पर उन्हें लाइटनिंग गिरने की आवाज भी आती है। जुंजी इस बात से काफी हैरान होता है, जबकि मिस स्नो से कहती है मुझे पता है कि ये कौन सी जगह है, मुझे पता है ये ली फैमिली का घर है जो कि काफी अर्सा पहले यहाँ से गायब हो गया था। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये यहाँ पर छुपा हुआ है। जुंजी कहता है इस बात का क्या मतलब है कि ये ली फैमिली का मेंशन है। मिस स्नो से सारी स्टोरी बताने लगी है। वो उसे कहती है कई साल पहले ये एक घर हुआ करता था जहाँ पर एक मार्किस रहता था जिसका नाम मार्किस ली था। ये सब कुछ आज से 17 साल पहले हुआ था। 17 साल पहले यहाँ पर कुछ लोगों के साथ उसकी अनबन हो गई थी। पॉलिटिकल व्यूज रेडिकल्स के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलते थे, इसी वजह से उसने अपनी पोस्ट के ऊपर से इस्तीफा दे दिया। अपनी पोस्ट से इस्तीफा देने के बाद उसकी पूरी की पूरी फैमिली को एक्सटर्मिनेट कर दिया गया, यानी कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया। हमें तो बस इतना ही पता था, लेकिन ये घर कहाँ गायब हो गया हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है ये सब कुछ भी 17 साल पहले हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है? जुंजी कहता है मिस स्नो क्या तुम मुझे बता सकती
हो। 10 साल पहले डायनेस्टी में ऐसा क्या खास हुआ था? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस सब में कौन कौन लोग शामिल थे? मिस स्नो से कहती है तुमने मेरे बाजुओं को ज्यादा ही टाइटली पकड़ा हुआ है, तुम मुझे यहाँ पर हर्ट कर रहे हो। जुंजी जल्दी से छोड़ देता और कहता है प्लीज मुझे माफ करना, ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। मिस स्नो से कहती है लगता है कि तुम्हें इस बारे में लाजमी जानना है जो तुम मुझसे इस तरह सवाल कर रहे हो, तुम्हारा इससे सबसे क्या ताल्लुक है? ये कहता है नहीं मेरा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर ये बात जानना चाहता हूँ कि 17 साल पहले क्या हुआ था। तो मिस स्नो से कहती है मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि 17 साल पहले यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उस सब में शामिल जितने भी लोग थे वो सभी लोग या तो मार चुके हैं या फिर वो मिसिंग है, उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। बात रेडिकल्स की, तो रेडिकल्स इस वक्त यहाँ पर क्लाउड डायनेस्टी में सबसे ज्यादा पावरफुल पावर हाउस है, उनसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि ड्रीम फैमिली और सन फैमिली, बाकी के 4 फैमिलीज वो सारी की सारी रेडिकल्स के साथ मिली हुई है। मिस स्नो से कहती है अगर तुम यहाँ पर और ज्यादा जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकती हूँ ताकि तुम्हें इसके बारे में कम्प्लीटली पता चल सके। जुंजी से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि मिस स्नो से कहती है लेकिन तुम्हें यहाँ पर एहसान का बदला तो चुकाना पड़ेगा। फिर साथ ही जुंजी से कहता है चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ से एग्जिट को ढूंढना होगा ताकि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सके। हमारा जुंजी आगे की तरफ बढ़ जाता है ताकि वो जाकर कोई रास्ता ढूंढ सके अपने आप को यहाँ से बाहर निकालने का। जुंजी चलता हुआ घर के दरवाजे के पास चला जाता है। मिस स्नो से कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अंदर क्यों जा रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये घर टूटने वाला है, तो अंदर जाए और ये घर टूट जाए। उसे कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे अंदर से किसी की आवाज आ रही है, चलो अंदर चल के देखते हैं। मिस स्नो से कहती है लेकिन तुम्हें यहाँ से किसकी आवाज आ रही है? जुंजी कहता है बस मुझे कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। तो मिस स्नो उसकी बात सुनने के बाद बहुत सा घबरा जाती है और कहती है इस बात का क्या मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मास्टर ली जो कि इस घर के साथ गायब हुआ था वो अंदर ही मर गया होगा और उसका भूत यहाँ पर है, उसने हमें यहाँ पर देख लिया, हम लोग उसके घर के अंदर घुस आए हैं तो वो हमें जरूर सजा देगा, वो हमें पकड़ेगा और हमें मार डालेगा। तो जुंजी से कहती है जुंजी प्लीज मेरे साथ रहो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। और वो जल्दी से जुंजी के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उसके पीछे पीछे चल रही होती है। जुंजी उसे कहता है तुम कर क्या रही हो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर तुम मेरे पीछे इतनी ज्यादा क्लोज नहीं चलोगी तो फिर मैं यहाँ पर चल कैसे पाऊंगा। हमारा जुंजी फिर से आगे बढ़ जाता है और वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है, वो दीवार के साथ अपना कान लगा लेता है। तो मिस स्नो चलाकर उसे कहती है तुम यहाँ पर ढूंढ क्या रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये घर कितना ज्यादा ड्रामना है? ये कहता है बस शांत रहो, मुझे यहाँ से किसी की आवाज आ रही है, मुझे लगता है कोई चीज मुझे अपनी तरफ बुला रही है, मुझे चेक करना होगा। मुझे कहता है मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर मुझे यहाँ पर चीज जो भी है वो मुझे अपनी तरफ बुला रही है उससे मुझे कुछ पावर्स मिल सकती हैं जिससे मैं अपनी इस हालत को सुधार सकता हूँ। स्नो से कहती है तुम यहाँ पर डूब रहे हो और तुम्हें सिर्फ एक तिनके का सहारा चाहिए, इसी वजह से तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हो। अगर उनके सामने वाला गेट जो होता है ओपन होना स्टार्ट होता है। मुझे कहता है मेरी जजमेंट बिल्कुल ठीक थी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर है। फिर साथ ही उनके सामने वाले रूम के अंदर से बहुत सारी रेड कलर की एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है। वो दोनों ही कहते हैं यहाँ पर तो जबरदस्त एनर्जी निकल रही है। मुझे सामने सामने खड़ा होता है जबकि मिस स्नो के पीछे खड़ी होती है। कहता है मेरे पीछे ही रहना है, यहाँ पर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी का फ्लो निकल रहा है। मिस स्नो हमारे जुंजी से कहती है तो क्या तुम वहाँ पर अंदर जाने वाले हो? जुंजी से कहता है हम लोग अंदर जाएंगे। वो उसे कहती है लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जुंजी कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसे कहती है लेकिन तुम तो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज ही नहीं कर पा रहे, तो फिर तुम मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? तो साथ ही अपनी जेलीफिश को रिलीज करती है और उसे कहती है चलो ठीक है तुम मेरे पीछे पीछे आओ, तुम्हें यहाँ पर बहादुर बनने की जरूरत नहीं है, मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जुंजी उसे कहता है मिस स्नो तुम तो वाकई में एक फेरी हो जिसे हीमन ने यहाँ पर मेरी मदद के लिए भेजा है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद नहीं करती तो अब तक मैं मर चुका होता, मैं यहाँ पर जिंदा नहीं खड़ा होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो शर्माना शुरू कर देती है और कहती है यहाँ पर मुझे फेरी क्या है कि तुमने मेरी कुछ ज्यादा तारीफ कर दी। जैसे वो वहाँ पर शर्माना शुरू करती है उसकी जो जेलीफिश होती है उनका कलर भी पिंक हो जाता है। उनके सामने वहाँ पर एग्जिट होता है। जुंजी उसे कहता है लगता है कि हमारे सामने एग्जिट है, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। जैसे वो लोग उस एग्जिट को पार करते हैं वो एक एग्जिट नहीं होता बल्कि वो एक मेन हॉल का रूम है, वहाँ पर मेन हॉल का दरवाजा होता है। वो जैसे अंदर आते हैं बस सामने कॉलड्रॉन पड़ा होता है और उस कॉलड्रॉन के अंदर से काफी सारी रेड कलर की एनर्जी निकल रही होती है, वो फायर होती है। जुंजी कहता है ये तो बीस्ट फायर है लेकिन ये कॉलड्रॉन के साथ जुड़ी हुई है। स्नो से कहती है मुझे इस फायर के बारे में पता है, ये एक स्पिरिचुअल फायर है। जुंजी कहता है हाँ ये एक स्पिरिचुअल फायर है। जुंजी कहता है मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मुझे यहाँ से बहुत सारी मिस्टीरियस सी आवाज आ रही है, तो मुझे लगता है कि वो मिस्टीरियस सी आवाज मुझे यहीं से आ रही थी। जुंजी कहता है इससे पहले मैं स्पिरिचुअल लिक्विड को देख चुका हूँ, स्पिरिचुअल लिक्विड के अलावा स्पिरिचुअल फायर जो होती है ये बहुत ज्यादा रेयर होती है, इसे ढूंढ पाना बहुत बड़ी किस्मत की बात है। ये ना सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल होती है बल्कि ये बहुत ज्यादा वायलेंट भी होती है, यानी कि हम इसको आसानी के साथ हासिल नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। स्पिरिचुअल फायर अपने आसपास स्पिरिचुअल बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट इसके पास आते हैं, जब वो इसके करीब पहुंचते हैं तो ये उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। जुंजी कहता है मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से यहीं पर थी और यहाँ पर इसने बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से अब ये खुद भी एक बीस्ट फायर बन चुकी है, यानी कि इसके पास अपनी कॉन्शियसनेस आ चुकी है। इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 57 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा जुंजी कैसे स्पिरिचुअल फायर को अपने कंट्रोल में कर पाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 58 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी और मिस स्नो एक पुराने घर में जाते हैं। एक फॉर्मेशन के साथ छुपाया गया था। वहाँ पर मेन हॉल के अंदर उन्हें फायर दिखाई देती है जो कि स्पिरिचुअल फायर होती है जो कि कॉल्ड्रॉन के साथ जुड़ी होती है। जुंजी कहता है ये फायर इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लगता है किसी ने जानबूझकर यहाँ पर इस फायर को पुट किया है और 17 साल पहले जो कुछ भी हुआ था सब कुछ इस सब से भी रिलेटेड है। कोई बंदा यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। स्नो काफी घबरा जाती है और कहती है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इस वक्त किसी विलन के इलाके में खड़े हैं। अगर वो बंदा यहीं पर हुआ तो फिर क्या होगा। जुंजी उसे कहता है तो फिर ठीक है चलो आगे बढ़ के चेक करते हैं शायद वो बंदा यहीं पर हो। जबकि मिस स्नो से कह रही होती है प्लीज यहाँ पर शोर मत मचाओ वरना ये मॉन्स्टर जाग जाएगा जो कि सामने बैठा हुआ है। जुंजी उसे कहता है मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ। लगता है कि गॉड मेरे पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसा रहा है। इसी वजह से मुझे ये जान फायर यहाँ पर मिल गई है। इस जान फायर को यूज करते हुए मैं अपने आप को हील भी कर सकता हूँ। अपनी बॉडी के अंदर से उस कीड़े को भी निकाल सकता हूँ जो कि मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को अंदर से खा रहा है। मेरे पास तो पहले से यहाँ पर फिनिक्स की ब्लड फायर है जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी को बड़ी तेजी से हील कर सकता हूँ और ये वाली फायर मुझे जला नहीं सकती। ये कहता है लगता है कि मैं अपनी फिनिक्स की फायर की पावर को कंट्रोल करने की एबिलिटी को यूज करते हुए यहाँ पर इस एबिलिटी को भी हासिल कर सकता हूँ। मैं स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ सॉरी स्पिरिचुअल फायर को कंट्रोल कर सकता हूँ। जुंजी कहता है तो बीस्ट फायर आज तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा और हमारा जुंजी उस फायर की तरफ आगे बढ़ता है। जबकि उसी वक्त वो बीस्ट फायर अपनी आंखें खोलकर हमारे जुंजी की तरफ देखता है। जुंजी भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फायर मॉन्स्टर वो अपनी कॉन्शियसनेस क्रिएट करने के बाद अब उसके पास अपनी आंखें भी है और वो सोच भी सकता है। जुंजी उसे कहता है तुम कैसी हो क्या तुम यहाँ पर अच्छी नींद सोए। तो फायर मॉन्स्टर हमारे जुंजी को घूर घूर कर देख रहा होता है। हमारा जुंजी उसे कहता है मुझे इग्नोर करो मैं तो बस यहाँ से गुजर कर जा रहा था। साथ ही हमारा जुंजी पीछे की तरफ हट आता है और वापस हटने के बाद में स्नो से कहता है मैंने इस फायर को कुछ ज्यादा ही कम मांग लिया। ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके पास तो अपनी कॉन्शियसनेस है और इसी के साथ ही वो फायर मॉन्स्टर वहाँ पर एक जबरदस्त रोर करता है। जुंजी कहता है तो फिर ठीक है लगता है कि अब ऐसी बात नहीं बनेगी मुझे इसके ऊपर अटैक करके इसको अपने लिए सबड्यू करना पड़ेगा। जुंजी अपनी तलवार को निकालता और जल्दी से जंप करते हुए उस फायर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फायर मॉन्स्टर भी आगे से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अपनी फायर के साथ ही एक पंच बनाता है और उस पंच के साथ हमारे जुंजी को पंच मारता है जिससे हमारा जुंजी उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। टकराने के बाद वहाँ से नीचे की तरफ गिरता है। मिस स्नो वहाँ पर जल्दी से अपनी जेलीफिश को उसके नीचे भेज देती है ताकि वो जेलीफिश के ऊपर गिरे। मिस स्नो से कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं होगी तुम इस बड़े से फायर मॉन्स्टर के साथ फाइट कैसे कर सकते हो वो तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है लगता है कि तुम मरना चाहते हो। जुंजी मिस स्नो से कहता है मुझे हर हाल में वो 20 फायर चाहिए। अगर मैं उस 20 फायर को हासिल नहीं कर पाया तो ना सिर्फ मैं यहाँ पर इस टेस्ट को फेल कर दूंगा इसके साथ साथ मैं यहाँ पर मारा भी जाऊंगा क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी बॉडी के अंदर वो कीड़ा अभी भी है जो कि मेरे स्पिरिचुअल शी को नुकसान पहुंचा रहा है। मिस स्नो से कहती है तुम यहाँ पर ये सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो अभी यहाँ पर बहुत सारे आसान तरीके बाकी हैं। जुंजी से कहता है क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 साल में आपको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि मैं एक ह्यूमन राम के एक्सपर्ट को आसानी से हरा सकूं। जुंजी जहाँ पर अपनी ल्यूजियांग की बात कर रहा होता है वो कहता है कि 3 साल के बाद उसे मिस बिंगली को हराकर उसकी ल्यूजियांग को वापस लेकर आना है। कोई मेरा इंतजार कर रहा है इसी वजह से मैं ज्यादा लेट नहीं हो सकता मुझे ये सब कुछ जल्दी से जल्दी करना होगा। स्नो उसकी बातें सुनने के बाद इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है तुम तो एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। फिर उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है चलो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हें यहाँ पर अपने दोस्तों के ऊपर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। तो फायर मॉन्स्टर उनके सामने खड़ा होता है। स्नो जुंजी से कहती है मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। जुंजी से कहता है तुम्हें यहाँ पर सिर्फ एक ही काम करना है तुम्हें इस बड़े से फायर मॉन्स्टर को यहाँ पर से दूर लेकर जाना होगा ताकि वो अपने कॉल्ड्रॉन से दूर हो जाए। जब वो अपने कॉल्ड्रॉन से दूर हो जाएगा तो मैं नीचे से उसकी एसेंस फायर को ले लूंगा। मैंने उसकी एसेंस फायर को कंट्रोल कर लिया तो ये बीस्ट मॉन्स्टर खुद ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मिस स्नो जल्दी से अपने पास से अपना हंटर निकालती है और उससे कहती है चलो फिर ठीक है मैं यहाँ पर इसको आगे की तरफ भगाना स्टार्ट करती हूँ। मैं इसे वहाँ से दूर लेकर जाऊंगी तुम्हें जल्दी से जल्दी ये सब कुछ करना होगा कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों यहाँ पर मारे जाएं। मिस स्नो वहाँ पर अपने हंटर को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करती है और उसे कहती है चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ। स्नो जब उसके ऊपर अटैक करते हुए साइड के ऊपर भागना स्टार्ट करती है तो वो फायर मॉन्स्टर भी जल्दी से उसके पीछे लग जाता है। वो उसका पीछा करता है। मिस स्नो अभी भी अपने विप के साथ उसके ऊपर अटैक कर रही होती है और कहती है मेरी विप बहुत ज्यादा लंबी है मैं जहाँ से चाहे वहाँ पर से तुम्हारे साथ अटैक कर सकती हूँ यहाँ पर मुझे फॉलो करना होगा। वहीं पर उसको भगाते हुए वो हमारे जुंजी से कहती है जुंजी बताओ वहाँ पर क्या चल रहा है क्या तुम वहाँ पर पहुँच सकती हो या नहीं ना काफी है। जुंजी उसे कहता है नहीं तुम्हें इससे थोड़ा सा और दूर लेकर जाना होगा। स्नो से कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं यहाँ पर दोबारा से कोशिश करती हूँ मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। फिर से अपने हंटर को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ। जैसे वो फायर मॉन्स्टर उसके पीछे काफी दूर तक पहुंच जाता है तो हमारा जुंजी कहता है अभी मेरा मौका है और वो बड़ी स्पीड से भागता हुआ जाता है जाकर उस कॉल्ड्रॉन के अंदर से उस फायर को ले लेता है। जबकि मिस स्नो से कहती है लगता है कि अभी तुम्हें समझ आ रही है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो मॉन्स्टर भी पीछे की तरफ देखता है जबकि हमारे जुंजी ने उस फायर को अपने हाथ में पकड़ लिया होता है और साथ ही उस फायर को पकड़ने के बाद वो
उसे निकल जाता है। जुंजी उस फायर को खा जाता है। ऐसे हमारा जुंजी वहाँ पर उस फायर को निकल जाता है, उसी के साथ उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। हमारा जुंजी वहाँ पर एक जबरदस्त चीख मारता है। स्नो भी देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने यहाँ पर इस फायर को ही निगल लिया। फायर बहुत ज्यादा पावरफुल थी लेकिन इसने इसको निगला कैसे? ये लड़का तो वाकई में पागल है। अगर कोई आम इंसान यहाँ पर इसको निगलने की कोशिश करता वो तो मारा जाता। जुंजी जब अपनी एनर्जी को वहाँ पर रिलीज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त प्रेशर निकलता है। उस प्रेशर की वजह से मिस स्नो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और बेहोश होने से पहले वो सामने की तरफ देखती है तो उसे जुंजी का एक पंख दिखाई देता है। बाकी में जुंजी की बॉडी के ऊपर एक पंख होता है। उसी के साथ ही मिस स्नो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो जब थोड़ी देर के बाद से होश आती है वो कहती है यहाँ पर हुआ क्या? मुझे यहाँ पर एक सपना आया था, मैंने देखा कि जुंजी के पास पंख है। क्या वाकई में तुम्हारे पास पंख है? जुंजी उसे कहता है तुम अभी तक जिंदा हो। हाँ ये बात ठीक है कि तुम अभी तक जिंदा हो। मिस स्नो अपने आसपास देखती है और कहती है मैं जिंदा तो हूँ लेकिन हम लोग कहाँ पर है? ये कौन सी जगह है? ये तो बहुत अजीब लग रही है। जुंजी कहता है तुम इस वक्त मेरी स्पेस रिंग के अंदर हो, तुम्हें अपने स्पिरिट स्टोन के अंदर जगह दी। हम दोनों इस वक्त इस जगह के ऊपर है ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था, तुम जल्दी से रिकवर कर सको। एक दिन और यहाँ के 5 दिन होते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर तेजी से रिकवर कर सकती हो। इसी के साथ ही हमारा जुंजी से कहता है लड़की तुम यहाँ पर देखो तो सही किस पोजीशन में बैठी हुई, तुम्हें यहाँ पर ठीक तरह से बैठना चाहिए। देखने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। फिर साथ ही वो चिल्लाते हुए कहती है जब मैं यहाँ पर बेहोश थी कहीं तुमने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? हमारा जुंजी से कहता है पता नहीं तुम यहाँ पर मुझे समझती क्या हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ क्यों करूंगा? स्नो से कहती है मैं तुम्हें एक ठरकी समझती हूँ, तुम एक रास्कल, एक ठरकी और एक मैडमैन, एक यानी कि पागल इंसान हो। जुंजी से कहता है थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि मुझे अब दोस्तों के ऊपर भरोसा करना चाहिए और अब तुम यहाँ पर मेरे ऊपर ही शक कर रही हो। तुम्हारा दोस्तों मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो मिस स्नो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके पास आकर उसे कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग यहाँ पर दोस्त नहीं होते तो फिर तुम मेरे साथ वो सब कुछ जरूर करते। जुंजी अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हुए दूसरी तरफ घूम जाता है और कहता है ये तुम किस तरह की बात कर रही हो, मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इस बार हमारे जुंजी का हाथ उसके चेस्ट के ऊपर होता है। पास में मिस स्नो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है जबकि हमारे जुंजी को भी समझ आ जाती है कि उसने गलती कर दी। उसी के साथ उसके ऊपर चिल्ला रही होती है जबकि हमारा जुंजी वहाँ पर साइज को मेजर कर रहा होता है। वो कहता है यहाँ पर मुझे कैसा महसूस हुआ, वो तो बहुत ही छोटा था कि वो एक पिचके हुए अंडे की तरह है। मिस स्नो को ये बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उसके सर में एक जबरदस्त बैट मारती है। इसे हमारा नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। 7 दिन पूरे होने वाले हैं तो एल्डर्स बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब वहाँ पर सामने से कोई लड़का बाहर निकले जो कि कोल्ड डिसाइपल बन सकेगा। उनके पास वहाँ पर एक अगरबत्ती होती है जिसे उन्होंने जलाया होता है। जैसे ही वो वहाँ पर जलनी बंद हो जाएगी उसी वक्त इनका टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कोई भी बाहर क्यों नहीं आ रहा, टाइम तो बहुत सा कम रह गया, लगता है कि सभी के सभी मारे गए हैं। लोरेन भी वहीं पर होती है। वो अपने ब्रदर चू को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है जबकि मोटू जोएशी से कहता है जैसे यहाँ पर टाइम पूरा हो जाएगा हम दोनों जल्दी से अंदर जाएंगे और जाकर रेस्क्यू मिशन को स्टार्ट करेंगे। एल्डर जाओ कहते हैं मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी पास होने वाला है। ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि हमें इस बार कोई भी कोल्ड डिसाइपल नहीं मिलेगा। अब क्या एल्डर टाई उसे कहते हैं जाओ तुम्हें यहाँ पर इंतजार करना होगा, मुझे लगता है कि हमें टाइम के खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। वो बाकी के एल्डर से कहते हैं मिस्ट्री फॉरेस्ट बहुत ही खतरनाक जगह है, जैसे यहाँ पर टाइम पूरा हो जाएगा तुम सभी को जल्दी से वहाँ पर जाकर बच्चों को बचाना होगा, जो जिंदा होंगे उन सभी को ले आना। इसी के साथ ही वहाँ पर सभी की नजरें उस टाइम स्टिक के ऊपर लगी होती है। वो सभी लोग कहते हैं ये अगरबत्ती तो बुझने वाली है यानी कि टाइम पूरा होने वाला है, लेकिन कोई भी वापस नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद वो सभी लोग कहते हैं देखो वहाँ पर कोई पोर्टल से बाहर निकल कर आ रहा है। वो सभी लोग कहते हैं कि कोई तो यहाँ पर वापस आया, वरना हमें तो लगा था कि सभी के सभी लोग मर चुके हैं। वो लोग कहते हैं लगता है ये मास्टर इवियन ली हो सकता है। एल्डर साहब भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं इवियन ली के अलावा यहाँ पर कौन हो सकता है। लेकिन साथ ही वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि हमारा जुंजी उस पोर्टल के अंदर से बाहर निकलता और कहता है लगता है कि मैं यहाँ पर पूरे टाइम पर बाहर निकला हूँ। जुंजी के तीनों दोस्त भी वहीं पर खड़े होते हैं। वो तीनों ही वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हमें तो ब्रदर जू के बारे में पहले से पता था कि वहीं वहाँ पर से बाहर निकलेगा। एल्डर टाई भी सोच रहे होते हैं ये लड़का यहाँ पर इस टेस्ट को पास करके कैसे बाहर निकल आया। एल्डर जाओ सोच रहे होते हैं इस लड़के को तो वहाँ पर मर जाना चाहिए था। ड्रीम फैमिली और कैम्सिस फैमिली के सभी लोग वहीं पर थे इस लड़के को मारने के लिए, लेकिन कोई भी इसको मार नहीं पाया। एल्डर साहब चिल्लाकर हमारे जुंजी से कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जिंदा बाहर कैसे आ गए। हमारा जुंजी से कहता है एल्डर साहब आपको देखकर तो लगता है कि आप इस बात से बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए हैं और लगता है कि आपको इस बात का अफसोस हो रहा है। प्लीज मुझे माफ करना अगर मैंने यहाँ पर आपको डिसअपॉइंट कर दिया हो। मास्टर से कहते हैं मेरी बात का ये मतलब नहीं था, मेरी बात का मतलब ये था कि तुम वापस कैसे आ गए। जुंजी कहता है मास्टर आपने तो मुझे यहाँ पर जो स्पेशल ब्रेसलेट दिया था इसी ब्रेसलेट को यूज करते हुए मैं यहाँ पर वापस आया हूँ। वो अपने ब्रेसलेट को उसकी तरफ फेंक देता और मास्टर जाओ कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारा जुंजी बाकी के तीनों एल्डर्स के पास जाता है, उनको झुकते हुए ग्रीट करता है और कहता है मुझे आप सभी से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि मैंने यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि मैं कोल्ड डिसाइपल बन चुका हूँ क्योंकि कोल्ड डिसाइपल का टोकन तो मुझे पहले से मिल चुका है। आप लोग डिसाइड करें क्या मैं कैम्सिस फैमिली का कोल्ड डिसाइपल बनने के लायक हूँ या नहीं। तो एल्डर टाई कहते हैं अगर मैं यहाँ पर सही कहूँ तो तुम्हारे लिए ये टेस्ट वाकई में बहुत ज्यादा अनफेयर था क्योंकि मास्टर जैंग ने अगर तुम्हें कोल्ड डिसाइपल का टैग दिया है तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई ना कोई खूबी तो जरूर होगी। फिर भी तुमने इस टेस्ट को पास करके सभी लोगों को साबित कर दिया है कि तुम क्वालिफाइड हो एक कोल्ड डिसाइपल बनने के। एल्डर साहब कहते हैं जरा रुको मुझे इस लड़के से अभी भी कुछ पूछना है। वो हमारे जुंजी से कहते हैं इवियन ली कहाँ पर है, क्या तुमने इवियन ली को
मारा है। जुंजी कहता है मुझे उम्मीद है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सच भी बताऊंगा तब भी तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। एल्डर ज़ाओ से कहते हैं वो मेरा एक बहुत ही क्वालिफाइड डिसाइपल था, मैंने उसे बहुत ही अच्छे से तालीम दी थी, वो एक कोल्ड डिसाइपल बन सके। कोल्ड डिसाइपल बनने वाली उसके पास पूरी खूबियां थी, तुमने मेरे डिसाइपल को मार दिया, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसका बदला लेने वाला हूँ। अपनी तलवार निकालकर जुंजी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जबकि जुंजी अपनी तलवार निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है तुम्हें वाकई में अपने इवियान ली की इतनी ज्यादा फिक्र थी, फिर तुम्हें वहाँ पर इवियान ली को भेजना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो ऐसे लगता है कि तुमने जानबूझकर उसे मरने के लिए वहाँ पर भेजा ताकि तुम्हें मौका मिल सके और ये वाला इल्जाम लगाकर मेरी जान लेने का, ताकि तुम बदले के नाम पर मुझे मार सको। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 58 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या एल्डर ज़ाओ यहाँ पर जुंजी को एक और डिसाइपल बनने देंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग की एपिसोड 59 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जुंजी अपने टेस्ट को पास करने के बाद जब बाहर निकलता है, क्योंकि वो अकेला बाहर निकलता है, इसी वजह से एल्डर ज़ाओ इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जबकि दूसरे एल्डर्स तो उसे कोल्ड डिसाइपल बनने का कह देते हैं। एल्डर ज़ाओ यहाँ पर हमारे जुंजी के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि उसने इवियान ली को मार दिया और उसे मारने के लिए वो आगे बढ़ते हैं ताकि वो इसी की बदला लेने की चाह में इसको मार डाले। हमारा जुंजी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही उसे कहता है मुझे पता है तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। एल्डर टाई भी जल्दी से बीच में आ जाते हैं और उसे कहते हैं एल्डर ज़ाओ बस बहुत हो गया जी, तुम कर क्या रहे हो, तुम हमारे नए कोल्ड डिसाइपल को मार नहीं सकते। तो एल्डर ज़ाओ कहते हैं हम लोगों ने वहाँ पर टोटल 20 लोगों को भेजा था और 20 लोगों में से सिर्फ अकेला यही एक बाहर आया है। मुझे तो लगता है कि इसने बाकी के सभी लोगों को मार दिया है, इसलिए हमें इस तरह के एक क्रिमिनल को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा जहरीला है। इसने बाकी के अपने डिसाइपल्स को मारा है, अपने जूनियर और सीनियर ब्रदर्स को मारा है। तुम्हारा जुंजी से कहता है एल्डर ज़ाओ तुम्हें यहाँ पर ये वाली बकवास करना बंद करना होगी, क्योंकि तुम यहाँ पर चोर हो। चोर यहाँ पर खुद ही रो रहा है। ली और बाकी के जितने 19 लोग थे उन सभी को तुम्ही ने वहाँ पर जानबूझकर भेजा था और उन्हें तुमने एक मिशन दिया हुआ था मुझे मारने का। सभी लोग तुम्हारी वजह से मारे गए हैं, तो यहाँ पर तुम्हें सजा दी जानी चाहिए, ना कि मुझे। और रही बात तुम्हारे फेवरेट डिसाइपल की, तुम्हारा फेवरेट डिसाइपल जिसका नाम इवियान ली है वो वहाँ पर एक डिसाइपल के हाथ से मारा गया है। वो हमारी फैमिली का नहीं था बल्कि वो ड्रीम फैमिली का था। ड्रीम फैमिली का एक मास्टर जिसका नाम हुडी ज़ाओ था, उसने अटैक करके तुम्हारे इवियान ली को मारा है। तो मास्टर ज़ाओ से कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। कैम्पस फैमिली का टेस्ट जो कि मिस्ट्री फॉरेस्ट में था, इस सब का ताल्लुक ड्रीम फैमिली वालों के साथ कैसे हो सकता है। ड्रीम फैमिली वाले वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। और रही बात यहाँ पर तुम्हें मारने की, तो मेरा तुम्हारे साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, फिर मैं यहाँ पर तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करूंगा। तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की है, मुझे इससे क्या फायदा होने वाला है। जुंजी से कहता है मुझे लगता है कि तुम एल्डर गू के साथ मिल चुके हो। एल्डर गू ने तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स का वादा किया होगा, इसी वजह से तुमने उसके साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। तुमने ये सारे का सारा प्लान बनाया हुआ था कि इस टेस्ट के दौरान तुम्हारे डिसाइपल्स मुझे मार डालेंगे। फिर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लड़की तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की। जबकि हमारा जुंजी से कहता बस भी करो, तुम्हें लगा कि तुम्हारा प्लान यहाँ पर फेल हो चुका है, मैं इकलौता जिंदा बाहर आ गया हूँ। तो तुमने यहाँ पर अपने डिसाइपल इवियान ली की मौत का बदला लेने की वजह से मुझे मारने की कोशिश की। क्या लगता है कि इस तरह तुम मुझे मार सकते हो? नहीं, तुम इस तरह मुझे नहीं मार सकते, अब बस भी करो। उसी वक्त मिस स्नो भी वहाँ पर आ जाती है। मिस स्नो कहती है मुझे लगता है कि जुंजी यहाँ पर बिल्कुल सच कह रहा है, क्योंकि मैं इस बात को टेस्टिफाई कर सकती हूँ। मेरे पास एक सबूत है, मेरे पास एक बैज होता है जो कि मास्टर हुडी ज़ाओ का होता है। वो कहती है मास्टर चू ने ये कहा कि वहाँ पर फाइट के दौरान ड्रीम फैमिली का एक मास्टर हुडी ज़ाओ आया था, तो ये बात वाकई में सच है। उस फाइट के दौरान जहाँ पर इन लोगों की फाइट हुई थी पर इवियान ली की लाश मिली है, उसी के पास ही मुझे ये वाला बैच मिला है जो कि ड्रीम फैमिली के ज़ाओ का है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ड्रीम फैमिली के लोग मौजूद थे जब ये लोग टेस्ट दे रहे थे। एल्डर ज़ाओ ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना शुरू करते हैं। एल्डर टाई कहते हैं एल्डर किंग जल्दी से जाओ, जाकर एल्डर ज़ाओ को पकड़ कर लेकर आओ। और एल्डर ज़ाओ जाकर उसे पकड़ कर ले आते हैं। जैसे यहाँ पर ये बात साबित हो जाती है कि एल्डर ज़ाओ यहाँ पर गलत है और जुंजी ठीक है। दोस्त जल्दी से भागते हुए आते हैं और आकर उसके साथ चिपक जाते हैं और कहते हैं हमें पहले से पता था कि तुम यहाँ पर सेफली वापस आओगे और तुम इस टेस्ट को पास करोगे, तो तुम कैम्पस फैमिली के कोड डिसाइपल बन गए हो। हमारे जुंजी को ये लिपटा चपटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उन सभी को पीछे की तरफ हटाता है, कहता है मुझसे दूर रहो, मुझे टच मत करो। उसी वक्त पीछे से कोड डिसाइपल निकलता है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है लड़के तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। जुंजी पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे कहते हैं हमें तो नहीं पता था कि कैम्पस फैमिली में तुम्हारे इतने ज्यादा फ्रेंड्स हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जश्न मनाते हैं। और वो सभी लोग हमारे जुंजी को ऊपर उठा लेते हैं और ऊपर की तरफ उछाल रहे होते हैं। जबकि यहीं पर इवियान ली के छोटे भाई रूलिंग ली को भी दिखाते हैं, जो कि ये सब कुछ देखने के बाद रोना शुरू कर देता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं फिर से इसे कैसे हार गया, भाई भी मारा गया है। वो सीधा यंग मास्टर्स के पास जाता है। हमारे जुंजी के अलावा यहाँ पर जो कोड डिसाइपल्स हैं उनमें से 2 कोड डिसाइपल्स के पास वो जाता है और जाकर रोना शुरू कर देता है और उनसे कहता है मास्टर हुआ प्लीज मुझे इवेंज करें। मुझे नहीं पता कि उस लड़के ने टेस्ट के दौरान कौन से घटिया तरीके को यूज किया है, कौन सी सीक्रेट मेथड को यूज करते हुए उसने मेरे भाई इवियान ली को मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके अलावा जो 19 लोग वहाँ पर थे उसने सभी के सभी को मार डाला है। कोई भी
वहाँ जिंदा बाहर नहीं आया। अब तो एल्टस ने भी उसे कोर डिसाइपल बनने का कह दिया है, जबकि फेंग जैंग और इसके साथ जोए जी वो दोनों ही सीनियर्स उसके साथ ही रहते हैं, वो उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। तो कैम्पसिस फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं जो कि उस लड़के को सरप्राइज कर सके, उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज मुझे यहाँ पर मदद चाहिए। लगता है कि जब वो यहाँ पर कम्प्लीटली कोर डिसाइपल बन जाएगा तो वो आप लोगों की तरफ भी कम नजर से देखेगा, वो आपको भी कम ही जानेगा, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मास्टर हुआ के साथ जो कोर डिसाइपल बैठा होता है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो लड़का सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टेस्ट से आसमान के ऊपर कैसे पहुंच सकता है। तो ऐसे ही लगता है कि जब वो कोर डिसाइपल बनने के बाद यहाँ पर पहुंचेगा तो वो हम सभी को कम नजर से देखेगा और हम सभी की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा कम रह जाएगी। मास्टर हुआ से कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि उस लड़के को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, उसे बताते हैं कि असली कोर डिसाइपल होना क्या होता है। तो नेक्स्ट सीन में जुंजी का दिखाया जाता है। जुंजी अपने साथियों के साथ एक पहाड़ी के ऊपर चल रहा होता है। वो पहाड़ी के ऊपर चढ़े होते हैं क्योंकि पहाड़ी के ऊपर उन लोगों को रेजिडेंस दिया गया होता है उनके रहने के लिए। जुंजी और उसके साथी बड़ी मुश्किल के साथ पहाड़ी चढ़े होते हैं। जुंजी ने अपने कंधों के ऊपर लॉरेन को उठा रखा होता है। भी लोग कहते हैं पता नहीं और कितना ज्यादा ऊपर जाना, हम लोग तो कितना ज्यादा ऊपर चढ़ आए हैं। कहती है मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। जुंजी कहता है तुम कैसे थक गई हो, पूरे रास्ते तो मैंने तुम्हें अपने कंधों पर उठा कर रखा है। ऐसे वो लोग माउंटेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। उन्हें सामने घर दिखाई देता है। वो लोग कहते हैं लगता है कि यही हमारा घर है जो कि स्कूल की तरफ से हमें मिला है, लेकिन वो एक छोटी सी झोंपड़ी होती है जो कि टूटी हुई होती है। सभी लोग उसको देखते बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं पर डिसपॉइंट हो जाते हैं कि हम लोग इतनी दूर चढ़ाई करके आए हैं और यहाँ पर हमें मिला क्या है, ये टूटी हुई झोंपड़ी मिली है। हमें तो लगा था कि यहाँ पर कोर डिसाइपल को एक बड़ी लग्जरी मेंशन दी जाएगी, यहाँ पर कोई बड़ा सा विला होगा, लेकिन ये तो एक टूटी फूटी झोंपड़ी है। क्या हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। तो लॉरेन अपने पास से मैप निकाल कर उनसे कहती है क्योंकि हम सभी लोग लेट हो गए इसी वजह से हमें यही वाला घर मिला है। इससे पहले जितने भी घर थे इंपीरियल सिटी में वो सारे के सारे स्टूडेंट्स ने बुक कर लिए हैं। उसी वक्त वहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा का एक झोंका आता है। वहाँ पर बहुत ही तेज हवा चलती है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है। हमारे जुंजी को भी ठंड लगती है जिसकी वजह से उसे छींक आ जाती है। सामने की तरफ देखकर छींकता है तो उसके मुंह के अंदर से रेड फायर निकलती है। इस फायर उनके घर के ऊपर जाकर लगती है जिसकी वजह से उनका घर जो पहले ही टूटा फूटा था वो जल भी जाता है। ये देखकर वो सभी लोग कहते हैं ये क्या, हमारे मास्टर चू के मुंह के अंदर से तो फायर निकल दिया है, जबकि दूसरे कहते हैं वो देखो सामने इसने तो घर को भी जला दिया है। तुम्हारा जुंजी उनसे कहता है मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा हुआ कि ये घर खुद ही जल गया, हम लोग यहाँ पर एक नया घर बना सकते हैं। जुंजी अपने दोस्तों से कहता है इस माउंटेन का क्लाइमेट बहुत ज्यादा अजीब सा है और मुझे लगता है कि इस माउंटेन के नीचे एक वेन है, एक स्पिरिचुअल वेन है, तो स्पिरिचुअल वेन से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वो ब्लॉक है जिसकी वजह से ये एरिया बिल्कुल डेजर्टेड और कोई भी यहाँ पर नहीं आता। फेंग जुई से कहता है अगर वाकई में यहाँ पर इस माउंटेन के नीचे एक स्पिरिचुअल वेन है इसका मतलब यह है कि हम लोग बहुत सारा पैसा छापने वाले हैं। जुंजी उन लोगों से कहता है इसका मतलब यह है कि ये माउंटेन बहुत ज्यादा कीमती है तो हमें इस माउंटेन को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि हमें इस माउंटेन के ऊपर कर दिया गया है तो हम लोग इस पूरी माउंटेन को यूज कर सकते हैं। यहीं पर हमें अपना दोबारा से घर बनाना होगा। अपनी पावर्स को यूज करते हुए कहता है तो मैं यहाँ पर अपने लिए एक विला बनाने वाला हूँ। उस विला को बनाने के बाद मैं उसे क्लाउड पैलेस का नाम दूंगा। जैसे हमारा जुंजी अपने विला को क्लाउड पैलेस का नाम देता है वो सभी लोग उसे कहते हैं, कोई उसे कहता है कि मेरे लिए यहाँ पर एक रूम रखना, कोई उसे कहता है कि मुझे बड़ा कमरा चाहिए, कोई उसे कहता है मुझे ज्यादा कमरे चाहिए। फिर साथ ही वो भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं असल में हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, हमने तुम्हारे लिए घर की सारी आइटम्स खरीद ली हुई है। क्योंकि लॉरेन उसे कहती है हमने तो तुम्हारे लिए बच्चों के कपड़े भी खरीद लिए हैं। ये बात सुनने के बाद वो उसे कहता है ये क्या, तुम यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हो कि बच्चों के कपड़े भी खरीद लिए हैं। तो कहते हैं हाँ कभी ना कभी तो तुम्हारे बच्चे होंगे, इसी वजह से हमने सब कुछ पहले से खरीद लिया है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पंछी उड़ता हुआ आता है जो कि एक फीनिक्स पंछी होता है। वो उड़ता हुआ सीधा आकर हमारे जुंजी के बाजू के ऊपर बैठ जाता है। जुंजी कहता है ये तो हमारे स्कूल का पंछी है, कैम्पसिस फैमिली का पंछी है जो कि मैसेज लेकर आता है। उसके मुंह के अंदर एक लेटर होता है। हमारा जुंजी उस लेटर को निकालता और कहता है ये तो मेरे लिए एक मैसेज लेकर आया है। इस मैसेज को पढ़ता है तो उसके ऊपर लिखा होता है तुम्हें ट्रेजर पवेलियन में जाकर अपने लिए किसी ट्रेजर को चूज करना होगा, क्योंकि तुम नए कोर डिसाइपल बने हो, इसी वजह से तुम्हें वहाँ से ट्रेजर को चूज करना है। जुंजी अपनी पहाड़ी के ऊपर से नीचे उतरता है, सीधा ट्रेजर पवेलियन की तरफ चला जाता है। यहाँ पर जोई जी खड़ा होता है। जोई जी उसे कहता है वापस आ गया, मुझे ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारा घर कैसा लगा। मुझे कहता है पहले वाला घर भी ज्यादा अच्छा था लेकिन हम लोग उसको दोबारा से बना रहे हैं। वो उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें एक दोबारा घर बनाना ही पड़ेगा। जुंजी कहता है मास्टर जोई जी मुझे ये बताया कि मास्टर फेंग यहाँ पर वापस आए हैं या नहीं। वो उसे कहता है नहीं मास्टर जैंग अभी तक वापस नहीं आए, मिशन के ऊपर है इसी वजह से वो काफी अर्से तक वापस नहीं आएंगे। तुम्हें उनसे कोई बात करनी है। जुंजी कहता है हाँ मुझे इस बारे में बात करनी है, मुझे अभी भी एक लेटर मिला है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि मुझे ट्रेजर पवेलियन से जाकर अपने लिए एक ट्रेजर को चूज करना है। मास्टर जोई जी उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ जाता हूँ, तुम्हें वहाँ से कोई ट्रेजर पवेलियन के अंदर से कोई ट्रेजर चूज करने में मदद करता हूँ। दोनों आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। जिस लोग चलते हुए चाह रहे होते हैं जबकि रास्ते में जितने लड़के होते हैं वो सभी लोग साइड के ऊपर जाते हैं और कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं यही वो नया लड़का है जो कि कोर डिसाइपल बन गया है, इसने मिस्टी फॉरेस्ट के टेस्ट को पास किया है। ये लोग अभी चलते हुए जा रहे होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर कोर डिसाइपल चेंग आ जाता है। कोर डिसाइपल चेंग कहता है ब्रदर्स जी इस वक्त मेरे मास्टर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें जाकर मास्टर से मिलना चाहिए। फिर साथ ही वो कहता है तुम्हारे साथ ये जो लड़का है मुझे लगता है ये नया लड़का है, ये नया कोर डिसाइपल है, इसका नाम क्लाउड चू है। तो कहते हैं हाँ ये वही लड़का है। और कहते हैं चेंग मैंने तुम्हारे मास्टर मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं, मैं इस लड़की को अपने साथ
साथ लेकर ट्रेजर पवेलियन की तरफ जा रहा हूँ ताकि ये वहाँ से अपने लिए कोई ट्रेजर को चूज कर सके। चैंग भी नीचे उतर आता है, हमारे जुंजी को कहता है मेरा नाम पूल चैंग है, मैं भी एक कोल्ड डिसाइपल हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो जुंजी से कहता है मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम क्लाउड जू है। तो पूल चैंग उसे कहता है मुझे बताना अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो। जोई जी उसे कहता है तुम्हारे मास्टर मुझे इस वक्त क्यों ढूंढ रहे हैं, उन्हें मुझसे क्या चाहिए होगा। तो चैंग उनसे कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता। सीनियर ब्रदर जी हमारे जुंजी से कहता है क्यों ना हम लोग कल ट्रेजर पवेलियन की तरफ चले जाए, वहाँ से जाकर तुम कल अपने लिए कोई ट्रेजर चूज कर लेना, फिलहाल के लिए मुझे मास्टर से मिलने के लिए जाना है। पूल चैंग उसे कहता है सीनियर ब्रदर तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ जाकर मास्टर से मिल लाओ, जूनियर ब्रदर को मैं ट्रेजर पवेलियन में ले जाता हूँ। साथ ही आगे बढ़ता है, जुंजी को अपने बातों में बढ़ते हुए कहता है वैसे मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है एक दूसरे को जानने का, इससे हम दोनों का रिलेशनशिप आपस में काफी ज्यादा अच्छा होगा। जोई जी उसे कहता है अच्छा ठीक है फिर अपना ध्यान रखना। हमारे जुंजी को बाय बोलने के बाद वहाँ से जाके चले जाते हैं, जबकि पूल चैंग हमारे जुंजी को अपने साथ लेकर ट्रेजर पवेलियन की तरफ चल पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 59 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 60 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी ट्रेजर पवेलियन की तरफ जा रहा होता है, वहीं पर उसे एक दूसरा कोल्ड डिसाइपल मिलता है जिसका नाम पूल चैंग होता है। वो जुंजी को अपने साथ लेता है और कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ट्रेजर पवेलियन में जाता हूँ। वो उसे अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। वह रास्ते में चलता है, वह पूल चैंग उसे कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, हालांकि तुम बहुत ज्यादा यंग एज के हो, तुम मुझसे काफी ज्यादा छोटे हो, कि कैंपस फैमिली में तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, जैसे मास्टर रोज जैंग ने तुम्हें अपना डिसाइपल चूज किया है। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है तुमने तो मेरी कुछ ज्यादा तारीफ कर दी, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन असल बात यह है कि कैंपस फैमिली में बहुत सारे हिडन ड्रैगन्स और बहुत सारे टाइगर्स हैं। इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को यूज करना पड़ेगा जब भी किसी के सामने जाना है। पूल चैंग उसे कहता है तुम तो वाकई में कुछ ज्यादा ही मॉडेस्ट हो। फिर साथ ही वहीं पर रुक जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुमने कोल्ड डिसाइपल के टेस्ट को पास कर लिया है, तुम यहाँ पर वाकई में कोल्ड डिसाइपल बनने के लायक हो। तुम्हें लगता है कि बाकी के सारे कोल्ड डिसाइपल इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि तुम एक कोल्ड डिसाइपल बन सकती हो। माना जुंजी उसे कहता है सभी एल्डर्स ने ये उस दिन वादा किया था, उन्होंने कहा था कि अगर मैं इस मिस्टी फॉरेस्ट के टेस्ट को पास कर लेता हूँ तो फिर कोई भी मेरे रास्ते में हर्डल क्रिएट नहीं करेगा, यानी कि मैं कोल्ड डिसाइपल बन चुका हूँ। पूल चैंग उसे कहता है तो उन सारे एल्डर्स का डिसीजन था, लेकिन अभी तुम्हें कोल्ड डिसाइपल्स के डिसीजन को फेस करना बाकी है। हम सभी कोल्ड डिसाइपल्स ने फैसला किया है कि हम तुम्हें कोल्ड डिसाइपल बनने नहीं देंगे, इसी वजह से तुम यहाँ पर एक कोल्ड डिसाइपल नहीं बन सकते। और साथ ही वो अपने वेपन को भी निकाल लेता है। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है सीनियर चैंग क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरे साथ डुएल करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस बार मैं अपने पंचेस को पुल बैक नहीं करने वाला, यानी कि मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ ही फाइट करूंगा चाहे तुम मारे क्यों ना जाओ। वो भी आगे हंसना शुरू कर देता और कहता है लड़के क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर अपने पंचेस को पुल करोगे, तो लगता है कि तुम मेरे 3 अटैक्स को भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर तुम यहाँ पर मेरे 3 अटैक्स को फेस कर लेती हो तो उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, तुम दोबारा कभी भी कैप्टन फैमिली में दिखाई नहीं दोगे। तुम ऐसा नहीं कर पाते तो फिर मेरे पर ब्लेम मत डालना कि मैंने यहाँ पर किसी कमजोर को बुली किया है, क्योंकि तुम कोल्ड डिसाइपल बनने के लायक नहीं थे। जुंजी से कहता है चलो फिर ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 मूव में तुम्हें हरा दिया, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर मेरा गधा बनना है, मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर ट्रेजर पवेलियन तक जाऊंगा। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी तलवार को घुमाता है और अपने स्पेशल मूव वेट स्ट्रेंथनिंग को यूज करते हुए जुंजी के ऊपर अटैक करता है, जबकि जुंजी भी जल्दी से पीछे की तरफ हटता है और अपनी तलवार को निकाल लेता है और कहता है अटैक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसका मतलब तुम एक स्ट्रेंथ टाइप के यूजर हो। पूल चैंग भी उसे कहता है लकीली तुमने मेरे पहले मूव को तो अवॉइड कर ही लिया, अब सिर्फ मेरे 2 मूव्स बचे हैं, चलो देखते हैं कि अब तुम कैसे इनको डॉज कर पाते हो। तो फिर से अपनी तलवार लेकर हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो उसके काफी करीब पहुंच जाता है और साथ ही अपने स्पेशल मूव स्पीड स्ट्रेंथनिंग को यूज करता है। वो ग्राउंड के अपनी स्ट्रेंथ के साथ जोर लगाता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो जुंजी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा जुंजी उसके दूसरे अटैक को भी अवॉइड कर लेता है। हमारा जुंजी उसे कहता है अजीब बात तो यह है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी स्पीड काफी नहीं है, इतनी स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। वो उसके पीछे वाली साइड पर खड़ा होता है कि वहीं से पूल चैंग अपनी तलवार को घुमाते हुए फिर से हमारा जुंजी के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा जुंजी अपनी तलवार को उसकी गर्दन के ऊपर रख लेता है और उसे कहता है तुम्हारे 3 मूव्स पूरे हो चुके हैं, पर इसका मतलब यह है कि मैं इस फाइट को जीत चुका हूँ। जुंजी उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रखने के बाद अपनी तलवार को पीछे हटा लेता है और कहता है जबकि मैंने इस बैट को जीत लिया तो फिर चलो जल्दी से मेरा गधा बन जाओ ताकि मैं तुम्हारे पर बैठकर ट्रेजर पवेलियन तक जा सकूं। ठीक है, सभी देखने वाले भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, पूल चैंग कैसे हार सकता है, चैंग जुंजी से हार गया और अब इसे यहाँ पर इसका गधा बनना पड़ेगा। पूल चैंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कमीने कहीं अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, और वो फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है। इस बार वो स्पेशल मूव स्ट्रेंथनिंग ड्रैगन रोर को यूज कर रहा होता है। ये वाला मूव इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि नीचे का ग्राउंड में टूट जाता है। पूल चैंग उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभी लोगों के सामने मुझे गधा कहने की, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोल्ड
डिसाइपल जो कि बहुत ज़्यादा ऑनरेबल कोड डिसाइपल हूँ, यहाँ पर गदा बांध के तुम्हें अपने ऊपर बिठाकर ट्रेजर पवेलियन तक लेकर जाऊंगा। वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश भी होता है। उसे लगता है कि उसने एक ही स्ट्राइक के साथ जुंजी को मार दिया, जबकि हमारा जुंजी उसके पीछे से निकलता है और अपने ऊपर से धूल छाड़ते हुए कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें चीटिंग के लिए तो माफ कर ही सकता था, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझसे वादा किया था, यानी कि हम दोनों ने यहाँ पर बैटिंग की थी और उसके बाद अब तुम यहाँ पर मेरे से मुकर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि जहाँ वादा किया जाता है तो उसे पूरा किया जाता है। फुल चैंग भी इस बात से काफी हैरान होता है। वो जुंजी की तरफ ही देख रहा होता है कि जुंजी उसके सामने से गायब हो जाता है। वो बड़ी स्पीड के साथ गायब होने के बाद अपने पांच में पावर को रिलीज करता है और उस फुल चैंग को एक जबरदस्त पंच मारता है। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि फुल चैंग उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। इसी के साथ ही हमारा जुंजी बड़ी स्पीड से उसके पास पहुंच जाता है और अपनी तलवार को उसके गर्दन के साथ लगाते हुए कहता है, हम जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या चूज करोगे, क्या तुम यहाँ पर मरना चूज करोगे या फिर तुम मेरा गधा बनोगे। फुल चैंग भी उसकी बात को मान जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारा गधा बनने को तैयार हूँ। वो फुल चैंग उसका गधा बनता है और जुंजी उसके ऊपर बैठ जाता है। फिर लोग वहाँ पर एक न्यूज को फैलाना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। नए आने वाले कोड डिसाइपल जुंजी ने पुराने डिसाइपल फुल चैंग को हरा दिया है और पूरे पब्लिक के सामने उसने उसे गधा बना दिया और उसके ऊपर बैठा हुआ है और उसे ट्रेजर पवेलियन की तरफ लेकर जा रहा है। वे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि दिन की रोशनी में जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल हैं, सभी डिसाइपल ये सब कुछ देख रहे हैं कि जुंजी उसके ऊपर बैठा हुआ है, जबकि फुल चैंग वहाँ पर गधा बन के आगे की तरफ चल रहा है। सभी देखने वाले भी उसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं तुम एक कोड डिसाइपल होने के नाम पर दबा हो, तुमने यहाँ पर कोड डिसाइपल्स का नाम खराब कर दिया है। हमारा जुंजी भी उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर पब्लिक के लिए थोड़ी देर रुक नहीं सकते, पब्लिक को भी तो देखने दो कि मेरा गधा कितना ज्यादा क्यूट है। जुंजी का गधा कैंपसिस पवेलियन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। वहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर पवेलियन का गेट होता है, जबकि सीढ़ियों के ऊपर ही दूसरा डिसाइपल हुआ खड़ा होता है। कहता है ये क्या लगता है कि यहाँ पर पहले से कोई खड़ा है। तो हुआ उसे कहता है तुम तो वाकई में बहुत बड़े कमीने इंसान हो, तुम जब यहाँ पर आए थे तुमने यहाँ पर एल्डर जाओ के ऊपर इल्जाम लगाया और डायरेक्टली तुमने उसको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया और उसके बाद अंदर आने के बाद जब तुम एक कोड डिसाइपल बन गए हो, एक दूसरे कोड डिसाइपल को यहाँ पर इंसल्टेड किया, इसे सारी पब्लिक के सामने गधा बना दिया, कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर एक सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर हमने अभी तुमसे निजात नहीं हासिल की तो फिर आगे जाकर तुम हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकते हो, हमारी फैमिली का नाम भी खराब होगा, इसी वजह से तुम्हें यहीं पर मरना होगा। जुंजी भी अपने गधे के ऊपर से नीचे उतर आता और कहता है कि तुम भी यहाँ पर मुझे रोकने के लिए आए हो। बाकी के सभी लोग वहीं पर छुपे होते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। सीनियर हुआ यहाँ पर इस लड़के के साथ अगर फाइट करेंगे तो ये लड़का हार जाएगा। फुल चैंग पीछे दीवार के पास जाकर छुप जाता है और दूसरे जलाकर हुआ से कहता है सीनियर ब्रदर प्लीज इसको मत छोड़ना और इसे फाइट बैक करने का मौका मत देना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने मुझे हरा दिया है। वहाँ पर और भी काफी सारे लोग होते हैं जो छुप कर देख रहे होते हैं। वो लोग भी कहते हैं सीनियर हुआ प्लीज इस लड़के को सबक सिखाओ। तो सीनियर हुआ भी हमारे जुंजी से कहता है लगता है कि तुमने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया, ये सभी लोग तुमसे बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि कोड डिसाइपल हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर जितने भी पब्लिक है उस सभी की विशेष को पूरा जरूर करूंगा। इसी वजह से अब मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। वो जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है। उसके पास मोर का पंख होता है, वहाँ पर बहुत सारे मोर के पंख निकल आते हैं। वो उसे कहता है तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। एक स्पेशल मूव को यूज करता है जिसका नाम फीदर फैलन नीदर वर्ल्ड एरे होता है। वो एक स्पेशल एरे फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर बहुत सारे उड़ने वाले पंख होते हैं। सारे के सारे पंख एक तलवार की तरह काम करेंगे या फिर एक नाइफ की तरह काम करेंगे। तो सीनियर हुआ हमारे जुंजी से कहता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर जितने भी पंख है ये एक एक पंख एक ब्लेड की तरह काम करेगा। देखना ये सारे ब्लेड तुम्हारी बॉडी के साथ लगेंगे, तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर से ब्लड बहना शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर मारे जाओगे। अगर तुम बाई फोर्स इसको पार करते हुए मेरे तक पहुंचना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर रेडी होना होगा मरने के लिए, क्योंकि तुम मेरे तक नहीं पहुंच पाओगे। हमारा जुंजी भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये एरे फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो फिर मैं भी यहाँ पर इसको ट्राई करना चाहूंगा, चलो देखते हैं ये कितनी ज्यादा स्पेशल है। हमारा जुंजी बड़ी स्पीड से भागता हुआ उसकी एरे फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। जैसे वो उसके एरे फॉर्मेशन के अंदर आता है तो वहाँ पर वो सारे के सारे फीदर्स होते हैं, यानी वो सारे पंख होते हैं, हमारे जुंजी की बॉडी के साथ टकराना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर एक हरिकेन बन जाता है और उन्हें बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो हुआ उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी एरे फॉर्मेशन में डायरेक्टली घुसने की, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल पाओगे? मेरी इस नीदर वर्ल्ड एरे फॉर्मेशन के अंदर से कोई भी बचकर बाहर नहीं निकल सकता। ये सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर हुआ तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस है, इन्होंने तो उस लड़के को मार भी दिया। जबकि फुल चैंग भी वहाँ पर हंस रहा होता है और सोच रहा होता है लगता है कि ये लड़का अब नहीं बचेगा, ये तो यहाँ पर भी एरोगेंटली बिहेव कर रहा था, इसी वजह से ये एरे फॉर्मेशन के अंदर चला गया। सीनियर हुआ वहाँ पर खड़े होकर जुंजी से कहता है हमारी कैंपसिस फैमिली के 8 कोड डिसाइपल्स हैं और वो 8 के 8 बहुत ज्यादा एक्सीलेंट और जीनियस हैं। क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक नए लड़के को एक्सेप्ट कर लेंगे? जैसे एक लड़के ने जिसने सीक्रेट टेक्निक्स को यूज करते हुए कोड डिसाइपल के टेस्ट को पास कर लिया, हम इसे कोड डिसाइपल नहीं मानते। वहीं पर वो सामने की तरफ देखता है तो हमारा जुंजी सारे के सारे पंखों के अंदर लेटा होता है। वो उसे कहता है तुम यहाँ पर मेरे बारे में बात कर रहे हो? तो हुआ भी इस बात से बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी इस एरे फॉर्मेशन के अंदर इतने आराम से कैसे लेटा हुआ है, ये ब्लेड इसकी बॉडी को काट क्यों नहीं कर रहा है? जुंजी से कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी एरे फॉर्मेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है?
इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब तुम इस रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हो, ये अपने टारगेट के ऊपर बिना किसी सोच समझ के अटैक करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पंख उस पर अटैक करते हैं। तो अगर मैं वहाँ पर तुम्हें भी इसके अंदर खींच लेता हूँ तो ये तुम्हारे पर भी अटैक करेंगे, तुम इस रे फॉर्मेशन को यूज नहीं कर पाओगे। सीनियर हुआ वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जबकि हमारा जुंजी आगे बढ़ता है और जाकर उसके पाँव के ऊपर किक मारता है, जिससे वहीं पर नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद हुआ फिर से उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हें अपनी रे फॉर्मेशन से हरा दिया था, लेकिन तुम फिर से यहाँ पर उठकर कैसे खड़े हो गए हो। जुंजी से कहता है तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक काम की बात बताता हूँ, जब मैं तुम्हारी रे फॉर्मेशन के अंदर घुसा था उस वक्त मैंने अपनी बॉडी के इर्द गिर्द हवा से एक बहुत ही थिन लेयर बना ली थी, जो कि मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी। मतलब यह कि तुम्हारे ये पंख मेरी बॉडी के साथ टच ही नहीं कर सकते। अगर ये मेरी बॉडी को टच नहीं कर सकते तो फिर ये मुझे काटेंगे कैसे। ये बात सुनते ही सीनियर हुआ भी बहुत सा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने यहाँ पर जिस विंड फिल्म की बात की है वो स्पेशल शील्ड, वो कोई आम इंसान नहीं बना सकता, तो वो एक एक्सपर्ट लेवल की शील्ड है और तुम इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। जुंजी से कहता है अगर तुम उस एक्सपर्ट लेवल की टेक्निक को सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। सीनियर हुआ बहुत सा गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो यहाँ पर मुझे इस तरह की टेक्निक को सिखा सकते हो। अपने पास से पंख निकालता है और कहता है चलो जल्दी से मर जाओ। वो अपने पंखों को उसकी तरफ फेंकता है, सारे पंख उड़ते हुए हमारे जुंजी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जुंजी वहीं पर पीछे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है। सीनियर हुआ सोच रहा होता है यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा क्लोज था, मुझे नहीं लगता कि इतनी सारे डिस्टेंस के ऊपर हमारा जुंजी यानी कि ये इस अटैक को ब्लॉक कर सकता है। जुंजी जैसे ही अपने मुंह को सामने की तरफ करता है तो उसने एक पंख को अपने मुंह के अंदर पकड़ा होता है, जबकि बाकी के दोनों पंखों को अपनी 20 फायर्स के साथ वहाँ पर कंधों के पास उसने पकड़ रखा होता है। जुंजी उसे कहता है जबकि तुम मरना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को यहाँ पर पूरा कर देता हूँ। तो हमारा जुंजी अपने हाथ में उसका पंख लेता है और उसे मारने के लिए उसके करीब आगे बढ़ जाता है, तो वहाँ पर नीचे गिरा लेता है। जैसे वो उसके पंख को उसकी गर्दन में दंसाने लगता है उसी वक्त उसे पीछे से आवाज आती है प्लीज इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 60 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।